कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अज़ूर ड्रैगन सोल पेट एग को चुराकर भाग रहा होता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि सोल अलायंस के कुछ लोग वहाँ पे उसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन वो अज़ूर ड्रैगन जितना ज्यादा हो सके बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोल अलायंस के वो मेंबर्स थे कि वहाँ पे उसका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इवन वो तो वहाँ पे अज़ूर ड्रैगन को कमजोर करने के लिए अपनी सोल पेट्स का इस्तेमाल करते हुए अज़ूर ड्रैगन के ऊपर लगातार टनल अटैक्स भी कर रहे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि अज़ूर ड्रैगन लगातार वहाँ पे कमजोर होता चला जा रहा था, जिससे गुस्सा होकर अज़ूर ड्रैगन भी वहाँ पे उनके साथ फाइट बैक करते हुए उनके ऊपर हमला करके उन दोनों को वहाँ पे उनके सोल पेट समेत ही वहाँ से नीचे फेंक देता है। पर अभी भी हम देखते हैं कि उन लोगों की तादाद वहाँ पे कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे अज़ूर ड्रैगन वहाँ पे उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए एक खतरनाक अटैक को रेडी करता है, तो दूसरी तरफ से वो सभी मिलकर भी वहाँ पे एक ठंडर जाल का इस्तेमाल करते हुए उल्टा अज़ूर ड्रैगन के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। और जैसे ही उन दोनों की अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। इवन हम देखते हैं कि उस ठंडर जाल के चलते अज़ूर ड्रैगन को वहाँ पे काफी सारे लाइटनिंग के झटके लगते हैं, इसलिए अज़ूर ड्रैगन भी वहाँ पे समझ जाता है कि वो अकेला यहाँ पे इन सभी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो जितना ज्यादा जल्दी हो सके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये देखकर वो चारों मिलकर वहाँ पे जल्दी से अपनी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अज़ूर ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देते हैं, जिससे टकरा कर अज़ूर ड्रैगन सीधा वहाँ पे नीचे जमीन की तरफ गिरने लगा था, जो देखकर वो भी वहाँ पे उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन नीचे जाकर उन लोगों को वहाँ पे पता चलता है कि अज़ूर ड्रैगन तो वहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि अज़ूर ड्रैगन वहाँ पे एक सिल्क मोम का रूप ले चुका था। लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि इस समय वो अपने सोल एग को खो चुका था, जिसे ढूंढने के लिए वो वहाँ से सीधा जंगल की तरफ निकल जाता है। उसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को वहाँ पे कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक डिमोनिक क्लैन ने चूसेट के ऊपर हमला कर दिया था, जिस हमले में चूसेट पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, जो देखकर चूसेट का यंग मास्टर वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो अपने बचे हुए सोल्जर्स को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। लेकिन वो डीमंस अभी तक भी लगातार उनके ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करते जा रहे थे। और एक टाइम वहाँ पे ऐसा भी आता है जब वो डीमंस मिलकर वहाँ पे यंग मास्टर टू को भी वहाँ पे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पे यंग मास्टर टू के ऊपर हमला कर पाते उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सोल्जर की बॉडी से व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट निकल कर बाहर आते हुए उसकी सोल को पूरी तरह से डिवोर करके उसे वहीं पे खत्म कर देता है, जो देखकर बाकी सभी लोग वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो डर के मारे वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन बिल्कुल एंड समय पर वहाँ पे डीमन क्लैन के मास्टर ज़िया की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे अपनी ट्रैप फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए नाइटमेयर बीस्ट को उसके अंदर ट्रैप कर देता है, जो देखकर डीमन क्लैन के बाकी सभी कल्टिवेटर्स दिल्ली से आगे बढ़ते हुए मास्टर ज़िया के सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं। वही ये सब देखकर यंग मास्टर का साथी इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर मास्टर ज़िया उस व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे आजाद करवा देता है, जो कि सीधा वहाँ पे आगे बढ़कर यंग मास्टर के साथी के ऊपर हमला करते हुए उसे वहीं पे मार चुका था, जो देखकर यंग मास्टर मू यान को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो आगे बढ़ते हुए उस नाइटमेयर बीस्ट के साथ टकराने लगा था, जो देखकर मास्टर ज़िया वहाँ पे कीवल स्माइल करते हुए कहता है काफी कमाल का लड़का है। और ये कहकर वो वहाँ पे उस नाइटमेयर बीस्ट को सीधा मू यान की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसके चलते यंग मास्टर मू यान दर्द के मारे वहाँ पे तड़पने लगा था, जो देखकर मास्टर ज़िया वहाँ पे अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है जब ये लड़का मर जाए तो नाइटमेयर बीस्ट को दोबारा से पकड़कर मेरे पास ले आना। हालांकि डीमन क्लैन के बाकी के मेंबर्स वहाँ पे मू यान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो अपने मास्टर ज़िया के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकते थे, इसलिए मजबूरन वो यंग मास्टर मू यान को वहीं पे छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस डीमंस का ये हमला वहाँ पे खत्म नहीं होता, वो एक के बाद एक बाकी सभी फैमिलीज को भी खत्म करते हुए उनकी यंग मास्टर्स को पकड़कर एक नाइटमेयर आइलैंड के ऊपर ले जाते हैं और उन सभी को वहाँ पे वुल्फ डीमंस का मुकाबला करने के लिए एक बैटलफील्ड के अंदर भेज देते हैं, ताकि वो वहाँ पे उन लोगों में से स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स की तलाश कर सके। तभी एक डीमन एल्डर जिसका नाम एल्डर काओ था, वो वहाँ पे अपने वुल्फ को आदेश देते हुए कहता है आगे बढ़ो और इनमें से तुम्हें जो भी कमजोर लगे उसे खा जाओ। जबकि बैटलफील्ड के अंदर हम देखते हैं कि लोगों में मू यान भी मौजूद था, जिसे एक मोटा कल्टिवेटर अपनी जान बचाने के लिए सीधा वुल्फ के सामने फेंक देता है। पर वो मोटा इतना ज्यादा कमीना था कि वो तो वहाँ पे एक एक करके बाकी के बच्चों को भी वहाँ पे उस वुल्फ के सामने फेंकना शुरू कर देता है। वहीं जैसे उन वुल्फ की नजर मू यान के ऊपर पड़ती है तो वो आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि मू यान लगातार वहाँ पे उनके हमलों के चलते घायल होता जा रहा था। जो देखा तो मास्टर गाँव वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी के काफी सारे बच्चे उन वुल्फ के हाथों मारे भी जाते हैं। और तभी एक सोल्जर वहाँ पे ड्रम बजाकर उस फाइट को वहीं पे रोक देता है। हालांकि मास्टर डाउ को वहाँ पे गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन वो भी वहाँ पे रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए वो वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है तुम लोग जितने भी बच्चे हो तुम सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन है, और कल से तुम लोगों को इस आइलैंड के ऊपर घूमने फिरने की भी आजादी मिल जाएगी। पर ये मत सोचना कि तुम लोगों को ये टाइम ऐसे ही दिया जा रहा है, क्योंकि आज से ठीक 3 महीने बाद एक डुअल पेट कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिसमें तुम सभी लोगों को अपने लिए एक सोल पेट को पकड़ना होगा, जिसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। गलती का मतलब होगा तुम्हारी मौत। और ये कहकर मिस्टर गाओ वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता हम लोगों को वहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मू यान अपने कमरे में जाकर अपने जख्मों में मरहम लगाने की कोशिश कर रहा था। ये तभी जिया वहाँ पे उसके पास आकर उसकी मदद करते हुए उसके जख्मों के ऊपर मरहम लगाती है, और साथ ही साथ आए दिन में उसकी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा भी करती है, क्योंकि दिन में उन वुल्फ के साथ फाइट करते हुए मू यान ने उसे वहाँ पे बचाया था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन से ही मू यान सोल पेट को पकड़ने में लग जाता है, पर यह काम बहुत ज्यादा बोरिंग
था, इसलिए मुयन वहाँ पे चारा डालकर एक पेड़ की टहनी के ऊपर जाके बैठ जाता है और मजे से अपना खाना खाने लगा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे एक सिल मोम के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो उसे वहाँ पे थोड़ा सा खाना खिलाते हुए कहता है, वैसे तो मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, शायद तुम्हें खाना खिलाने के बाद मेरा लक थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। मुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सिल्क मोम भी वहाँ पे खुश होते हुए मुयन के कंधे के ऊपर जाके बैठ जाता है, जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि एक ब्लू स्टार फॉक्स उसका चारा लेकर वहाँ से भाग जाती है। हालांकि मुयन उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो फॉक्स वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ भाग चुकी थी। इसी सब में हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 हफ्तों से भी ज्यादा का समय गुजर जाता है, जबकि मुयन अभी तक भी वहाँ पे उसी पेड़ की टहनी के ऊपर बैठकर वहाँ पे नीचे चारा डाल देता और इंतजार करता रहता। पर इन 2 हफ्ते में मुयन के साथ काफी अजीब चीजें हो रही थी, क्योंकि हर बार उसका चारा एक मूनलाइट फॉक्स ही खा रही थी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि हर बार उस फॉक्स का कलर चेंज होता था, और जो बात उसे वहाँ पे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि वो मूनलाइट फॉक्स हर बार उसके ट्रैप से बच जाती थी। इसलिए मजबूरन सिल्क मॉम को उसकी मदद करने के लिए आगे आना पड़ता है, जो कि वहाँ पे अपने सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए उस फॉक्स के पैरों को जकड़ लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो वहाँ से नहीं भाग पाती। जो देखकर मुयन उसे वहाँ पे शाबाशी देते हुए कहता है, अरे छोटू उस्ताद, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जब मुयन उस फॉक्स के पास जाकर उसे अच्छे से चेक करता है तो उसे वहाँ पे जाने को मिलता है कि ये तो एक म्यूटेड बीस्ट है और म्यूटेड सोल पेट बनाना बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है। इसलिए मुयन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, मेरी किस्मत वाकई बहुत ज्यादा अच्छी थी जो मुझे इस जंगल के अंदर ऐसा म्यूटेंट सोल पेट मिल गया। और ये कहकर जब मुयन वहाँ पे इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ पेट कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है तो वो मूनलाइट फॉक्स उसके लिए तैयार ही नहीं होती। जो देखकर मुयन उसे वहाँ पे प्यार से समझाते हुए कहता है, देखो ये दुनिया बहुत ज्यादा क्रूअल है और अभी तो हम दोनों बहुत ही ज्यादा वीक हैं, लेकिन अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो हम दोनों मिलकर इस क्रूअल दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। तू क्या कहती हो, तुम इस जर्नी में मेरा साथ देना चाहोगी? मुयन की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि उस मूनलाइट फॉक्स को भी वहाँ पे उसके ऊपर यकीन हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जब मुयन दोबारा वहाँ पे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो मूनलाइट फॉक्स भी वहाँ पे उसके लिए मान जाती है। और क्योंकि वो मूनलाइट फॉक्स ऑफिशियली मुयन की सोल पेट बन चुकी थी तो इसलिए मुयन उसे वहाँ पे एक नया नाम देता है, मूजी, जिसे सुनकर वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और उस दिन के बाद से मुयन मूजी की ट्रेनिंग शुरू करवा देता है और सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर ही मूजी एक 3rd लेवल की सोल पेट बन चुकी थी, जो कि बहुत ही आसानी के साथ उसके साथियों की सोल पेट को हरा देती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आपका सब कुछ खत्म करने के लिए इंतजार कर रही होती है। और ऐसे ही कुछ मुयन के साथ भी होता है, क्योंकि एक दिन अनजाने में ही रात के अंधेरे में मुयन को एक जेड फ्लावर मिल जाता है और उसे वो जेड फ्लावर लेते हुए वो मोटा देख लेता है, जो कि मुयन के पास जाकर उस जेड फ्लावर की डिमांड करने लगा था। और अब मुयन पहले की तरह कमजोर तो था नहीं, इसलिए वो भी वहाँ पे उस मोटे के सामने डट के खड़ा हो जाता है। हालांकि इस बात से उस मोटे को थोड़ी हैरानगी तो होती है, लेकिन क्योंकि उसके पास एक 8 लेवल का सोल पेट था तो इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही घमंड के साथ मुयन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जब उसका वुल्फ वहाँ पे मुयन की मूजी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे अपनी मून शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इतनी तेजी के साथ मूव करती है कि वो वुल्फ चाहकर भी उसे वहाँ पे नहीं पकड़ पा रहा था। और अपनी इसी स्पीड का फायदा उठाकर मूजी वहाँ पे उस वुल्फ के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे घायल कर देती है। तो देखा तो उस मोटे का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है। तभी मुयन वहाँ पे अपनी मूजी को आदेश देते हुए कहता है, अब इसे अपनी जरा ट्रू पावर दिखाओ। मुयन कैसा कहती है, हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे एक 3rd लेवल से 6th लेवल की बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो देखा तो उस मोटे का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है। उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। असल में मुयन छुप कर प्रैक्टिस किया करता था और इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे ये भी जानने को मिलता है कि उसकी मूजी एक 6th लेवल की नहीं बल्कि एक 9th लेवल की सोल बीस्ट है, जो कि अपनी मर्जी से जब चाहे अपना रूप बदल सकती है। ये जानकर उस मोटे को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पे अपने वुल्फ को आदेश देते हुए कहता है कि अपनी ब्लड ट्रस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करो। अपने मालिक की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जब वो वुल्फ वहाँ पे ब्लड ट्रस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो उसकी ताकत वहाँ पे पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो दोबारा से वहाँ पे मूजी के ऊपर भारी पड़ने लगा था। जो देखकर वो मोटा तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका वुल्फ मूजी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे घायल कर देता है। जो देखकर मुयन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो खुद ही वहाँ पे अपना डैगर लेकर जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो वुल्फ उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके हाथ को काट लेता है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मूजी वहाँ पे मूनलाइट का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ वहाँ पे पूरी तरह से खुद को रिकवर कर लेती है, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपने मास्टर मुयन को बचाते हुए उस वुल्फ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उसे वहीं पे मार देती है। लेकिन जैसे उस मोटे का सोल पेट वहाँ पे मरता है तो हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए दर्द के मारे वहाँ पे चिल्लाने लगा था कि तभी उसकी बॉडी से एक नाइटमेयर बीस्ट निकल कर बाहर आता है, जो कि वहाँ पे उसकी सोल को डिवोर करते हुए उसे भी वहीं पे खत्म कर देता है। जिसे खत्म करने के बाद वो नाइटमेयर बीस्ट वहाँ से चला जाता है। जो देखकर मुयन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि जिस दिन मैं हारूंगा मेरा भी ऐसा ही कुछ हाल होगा। खैर मुयन वहाँ पे ज्यादा ना सोचते हुए उस वुल्फ बीस्ट की बॉडी के पास जाकर उसके सोल क्रिस्टल को ले लेता है। लेकिन तभी अचानक से उसे भी वहाँ पे अपने सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कि व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट की वजह से हो रहा था। जो देखकर मुयन वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे उस नाइटमेयर बीस्ट को खिलाना शुरू कर
लगा देता है और जैसे जैसे मुयन की एनर्जी वहाँ पे कम हो रही थी वैसे वैसे हम देखते हैं कि मूजी की ताकत भी इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि उससे तो वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि अब उसकी ताकत पूरी तरह से मुयन के ऊपर डिपेंड करती थी। खैर सामने की तरफ हम देखते हैं कि पूरी तरह से मुयन की स्पिरिचुअल एनर्जी को खाने के बाद वो नाइटमेयर बीस्ट चुपचाप दोबारा से वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जो देखकर मुयन भी वहाँ पे चैन की सांस लेता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि वो सीधा अपने रूम के अंदर जाकर सो जाता है। जबकि अगले दिन हम देखते हैं कि एक सोल्जर जाकर मास्टर गाओ को उस मोटे के मरने की खबर पहुंचा देता है, जो सुनकर ही मास्टर गाओ वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो वहाँ पे अपने सोल्जर को ही पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसके फेवरेट डिसेबल को किसने मारा। जिसपे वो सोल्जर वहाँ पे जल्दी से घबरा कर जवाब देते हुए कहता है कल रात एक ही डिसेबल जंगल के अंदर गया था और वो है मुयान। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर गाओ वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है कि ओके ठीक है, सभी डिसेबल्स को बैटलफील्ड के अंदर इकट्ठा करो। जैसे वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर आते हैं तो मास्टर गाओ वहाँ पे उन सभी लोगों के सामने आकर उनसे सवाल करते हुए पूछते हैं कल रात जेंग नाम के एक डिसेबल जंगल के अंदर मारा क्या, तो क्या आप लोगों में से कोई जानता है कि उसे किसने मारा। मास्टर गाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी डिसेबल्स के बीच में वहाँ पे खुसर फुसर शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि मुयन के अलावा कोई भी इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता था इसलिए मास्टर गाओ को कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर मास्टर गाओ वहाँ पे गुस्सा होकर सभी लोगों को वहाँ पे सजा सुनाते हुए कहता है वो डुअल कॉम्पिटिशन जो कि आज से 3 महीने बाद होने वाला था वो अब कल ही होगा। और ये कहकर मास्टर गाओ चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पर मुयन वहाँ पे इस डुअल कॉम्पिटिशन को लेकर थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि कल रात की फाइट के बाद मूजी थोड़ा इंजर्ड हो गई थी, जिसे पूरी तरह से रिकवर होने के लिए थोड़ा और समय चाहिए था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को फाइनली डुअल कॉम्पिटिशन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सोल्जर उन सभी डिसेबल्स को रूल्स के बारे में बताते हुए कहता है कि आज के इस डुअल कॉम्पिटिशन के अंदर तुम 40 डिसेबल से हिस्सा लेने वाले हो, लेकिन तुम में से कोई 10 डिसेबल्स ही आगे जा पाएंगे, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहना है तो तुम्हें अपने ओपोनेंट को खत्म करते हुए आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर उनमें से एक डिसेबल वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन मास्टर गाओ वहाँ पे अपने सोल पैड का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पे मौत के घाट उतार देते हैं, जो देखा तो बाकी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि अब सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही हो गई थी कि एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं, यानी कि वो कुछ भी कर ले मरना तो था ही। खैर इसी के साथ ही वहाँ पे डुअल कॉम्पिटिशन को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसके स्टार्ट होते साथ ही हम देखते हैं कि सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपना पूरा दम लगा देते हैं, क्योंकि सभी लोग अपनी लाइफ के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि जो वहाँ पे आता जा रहा था वो मरता जा रहा था। कॉम्पिटिशन का पहला राउंड जैसे खत्म होता है तो 40 में से सिर्फ 20 डिसेबल्स ही रह जाते हैं और सेकंड राउंड में मुयन का मुकाबला सबसे पहले एक लड़की के साथ होता है। वो लड़की वहाँ पे किसी पोइजनस एलेक्जर का इस्तेमाल करते हुए मुयन के ऊपर जानलेवा हमला करना चाहती थी, लेकिन जैसे मुयन को वहाँ पे इस बात का एहसास होता है तो वो वहाँ पे अपने डैगर का इस्तेमाल करके सीधा उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उसी के अटैक से ही मार देता है, और इस तरह मुयन वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अपना पहला राउंड जीत जाता है, जो देखकर मास्टर गाओ को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो वहाँ पे अपने सोल्जर से कहकर मुयन की अगली फाइट जी किंग नाम के एक डिसेबल के साथ रख देता है, जो कि बिल्कुल उसे मोटी की तरह बहुत ज्यादा ईवल था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी काफी सारी बैटल्स होती है, जिनमें जो भी डिसेबल हारता जा रहा था उसे वहाँ पे नाइटमेयर बीस्ट का खाना बनाया जा रहा था। और जब ये सारी फाइट्स वहाँ पे खत्म हो जाती है तो फाइनल राउंड के लिए जी किंग और मुयन को वहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर बुलाया जाता है। बैटलफील्ड में आते साथ ही हम देखते हैं कि जी किंग वहाँ पे कीवल स्माइल करते हुए कहता है मुयन तुम खुद ही बताओ तुम किस तरह से मरना चाहते हो। जी किंग के पास एक स्केल स्नेक बीज था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो सीधे वहाँ पे मुयन के ऊपर अटैक करवा देता है, पर मुयन जो कि पहले से ही उसके अटैक के लिए तैयार था वो भी वहाँ पे मूजी का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है। हालांकि जी किंग वहाँ पे मुयन को हराने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन मुयन भी वहाँ पे मूजी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहा था। पर मुयन के लिए दिक्कत ये थी कि वो अभी तक भी वहाँ पे जी किंग को हराने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया था, क्योंकि उस स्नेक की चमड़ी इतनी ज्यादा मोटी थी कि उसके ऊपर मूजी के किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। और ऊपर से क्योंकि मूजी अभी तक पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए हम देखते हैं कि हर गुजरते पल के साथ उसकी हालत वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी। इवन अब तो वहाँ पे सभी लोगों को यही लग रहा था कि जी किंग अब बहुत ही जल्द मुयन को हरा देने वाला है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि मुयन को वहाँ पे एक आइडिया आता है और वो वहाँ पे सीरियस होते हुए मूजी से कहता है मूजी हमें ये कदम उठाना ही होगा। मैं जानता हूँ ये बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास बचने को कोई भी रास्ता नहीं है। मुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूजी भी वहाँ पे अपने मास्टर की ये बात समझ जाती है, इसलिए वो वहाँ पे अपनी शैडो मून टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को 2 हिस्सों में बांट लेती है, जिसके बाद उसका एक हिस्सा वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सीधा उस स्नेक बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर वो स्नेक बीस्ट अपना मुंह खोलते हुए मूजी को वहाँ पे जिंदा निकाल लेता है, जो देखकर जी किंग वहाँ पे मुयन का मजाक उड़ाते हुए कहता है इसे कहते हैं खुद चलकर मौत के मुंह में जाना। लेकिन ये कहकर अभी वो सभी लोग वहाँ पे खुश हो ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे अपनी मून ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक बीस्ट को अंदर से वहाँ पे काटना शुरू कर देती है, और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट के साथ उस स्नेक बीस्ट का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है और मूजी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उसकी बॉडी से निकलकर बाहर आती है, जो देखकर तो जी किंग का चेहरा वहाँ पे सफेद पड़ जाता है। वो वहाँ पे परेशान होते हुए कह रहा था नहीं
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। पर अब उसे वहाँ पे एहसास हो गया था कि अब उसे भी नाइटमेयर बीस्ट के आगे फेंक दिया जाएगा। इसलिए वो खुद ही वहाँ पे अपने डैगर को उठाकर अपना गला काटते हुए कहता है, मैं नाइटमेयर बीस्ट का खाना नहीं बनना चाहता। पर मास्टर गाओ को वहाँ पे मूजन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ पे अपने मन में कहता है, ये लड़का दिन ब दिन और भी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है, मैं इसे और ज्यादा नहीं रहने दे सकता। इसलिए मास्टर गाओ वहाँ पे अपनी मेंटल सप्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर काफी ज्यादा और प्रेशर डालने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारा मूजन तो वहाँ पे दर्द के मारे तड़पने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर गाओ वहाँ पे सीधा बैटल अरीना के अंदर जाकर मूजन को एक पंच मारते हुए कहता है, मुझे पता है तुमने ही ज़ेंग को मारा था, इसलिए अब तुम्हें भी यहाँ पे मरना होगा। और ये कहकर वो उसे वहाँ पे बेहोश करते हुए अपने वुल्फ से कहता है, खा जाओ इसे। लेकिन उसका वुल्फ वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसे खा पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे मास्टर ज़िया की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे कोल्ड टून में मास्टर गाओ से कहते हैं, गाओ ये ऐसा करने के बारे में सोचने भी माते, व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट है इस बच्चे की बॉडी के अंदर दिन ब दिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और मैं उसे अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, इसलिए इस लड़के को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मास्टर ज़िया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर गाओ वहाँ पे अपने घुटनों पे आते हुए कहता है, ओके मालिक, जैसा आप कहे। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर गाओ वहाँ पे जिया से कहता है, इसे अपने रूम में ले जाओ। मास्टर गाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिया भी वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए मूजन को लेकर उसके रूम के अंदर चली जाती है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मूजन एक पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठा हुआ था और वो वहाँ पे अपनी आज की बेइज्जती को याद करते हुए कह रहा था, गाओ ये देखना, एक दिन मैं इस सब का तुमसे बदला लेके रहूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे मूजी से कहता है, मूजी मैं तुमसे वादा करता हूँ एक दिन मैं तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा कि कोई भी तुमसे पंगा लेने से पहले डरेगा। और ये कहकर वो उसे वहाँ पे उस वुल्फ वाला सोल क्रिस्टल निकाल कर देता है, जिसकी पावर को जैसे ही मूजी वहाँ पे डिवोर करती है तो वो ना सिर्फ वहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए 10th लेवल में पहुंच जाती है, बल्कि उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उस सोल क्रिस्टल को डिवोर करने की वजह से उसका पावर, वेट और हाइट सब कुछ बढ़ गया था। जो देखा तो मूजन वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर उसे वहाँ पे गले लगाते हुए कहता है, मूजी तुमने तो कमाल ही कर दिया, अब इस पूरे आइलैंड के ऊपर कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। वह दूसरी तरफ हम मास्टर गाओ को देखते हैं, जिसके पास मास्टर ज़िया का एक लेटर आया हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग वो चाहते थे कि मास्टर गाओ खुद वहाँ पे मूजन की ट्रेनिंग करते हुए उसे बड़ा करे, जबकि यान फैमिली चाहती थी कि मूजन को मार दिया जाए। और इस सब में मास्टर गाओ वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था कि तभी एक सोल्जर वहाँ पे आकर मास्टर गाओ को बताता है कि दूसरे आइलैंड के लोग हमारे आइलैंड के डिसेबल्स के साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं। उस सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर गाओ के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, फाइनली उसे अपने रास्ते से हटाने का मुझे एक मौका मिल ही गया। खैर इस ग्रुप कंपटीशन की खबर सभी डिसेबल्स तक भी पहुंचा दी जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि मूजन अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पे मूजन उसकी स्लैशिंग और फ्लेमिंग ओरा की प्रैक्टिस करवाने लगा था। जिससे प्रैक्टिस करते करते मूजी वहाँ पे उसमें इतनी ज्यादा मास्टर बन जाती है कि अब वो अपने एक अटैक के साथ पूरे के पूरे एक पेड़ को काट पा रही थी। और अभी वो लोग इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक और आइलैंड के लोग पहुंच जाते हैं, जिन्होंने वहाँ पे एक सोल कोर्स का भरा हुआ बॉक्स भी उठा रखा था, जो कि वहाँ पे मूजन की हालत देखकर उसे एक सर्वेंट कहते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे थे। हालांकि वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि मूजन वहाँ पे इनके ऊपर अटैक करे, पर मूजन वहाँ पे ये बात अच्छी तरह से जानता था कि एक और गलती और गाओजी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाएगा, इसलिए वो वहाँ पे उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके चलते हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे मूजन को धक्का देते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि मूजन वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है और जब अपनी प्रैक्टिस खत्म करके वो अगले दिन अपने रूम में पहुंचता है तो उसे वहाँ पे अपने साथियों से जानने को मिलता है कि कल रात कुछ लोगों ने उनके साथी डिसेबल्स के ऊपर हमला करते हुए उनके सारे सोल कोर्स को चुरा लिया। उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूजन को वहाँ पे शक होता है कि हो ना हो ये काम उन्हीं लोगों का होगा जो कि कल रात उसे बुली करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मूजन वहाँ पे कोई भी मुसीबत मोल ना लेते हुए अपना मुंह बंद ही रखता है। लेकिन जिया आगे बढ़कर उन लोगों को वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, इन लोगों ने बेहोश होने से पहले हमें बताया था कि इनकी ऐसी हालत जाओ फेंग और उसके चेलों ने की है। ये जानकर तो हम देखते हैं कि उनका कैप्टन फेंग यू वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पे खुद से वादा करते हुए कहता है, मैं उन लोगों से अपने साथियों का बदला लेके रहूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को फाइनली उसी कंपटीशन वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जिसे देखने के लिए ग्रीन आइलैंड के मास्टर और एल्डर्स भी आए हुए थे। जबकि बैटलफील्ड के अंदर हम देखते हैं दोनों टीम्स भी एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। यहाँ पे जाओ फेंग की टीम मूजन और उसके साथियों का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे यार अब तुम लोगों के साथ भी फाइट करनी पड़ेगी, ये फाइट तो बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाली है। उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उसकी पूरी टीम भी वहाँ पे हंसना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही टीम्स के मेंबर्स वहाँ पे अपने अपने सोल बीस्ट को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ जाओ फेंग की टीम मेंबर्स के सोल बीस्ट बहुत ही ज्यादा बड़े और गुस्से वाले दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ फेंग यू टीम के मेंबर्स के सोल बीस्ट बहुत ही ज्यादा छोटे और कमजोर दिखाई दे रहे थे।
जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए इस कमाल की फाइट को स्टार्ट करवा दिया जाता है। और जैसी फाइट शुरू होती है तो हम देखते हैं कि ज़ाओ फेंग का सोल बीस्ट वहाँ पे अपने बड़े से पंजे का इस्तेमाल करते हुए नीचे जमीन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जमीन ही वहाँ पे हिल जाती है। जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे फेंग यू और मुयान के साथ साथ उसके बाकी सभी टीम मेंबर्स के सोल बीस्ट भी वहीं पे गिर जाते हैं। जो देखकर तो ग्रीन आइलैंड का मास्टर वहाँ पे मास्टर गाओ का मजाक उड़ाने लगा था। तभी हम देखते हैं कि मुयान खुद वहाँ पे अपनी टीम को लीड करते हुए अपने बाकी सभी साथियों से कहता है, मैं यहाँ पे ज़ाओ फेंग के सोल बीस्ट को संभालता हूँ, तब तक तुम लोग इस मौके का फायदा उठाकर एक साथ बाकी सभी सोल बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उन्हें हराने की कोशिश करो। मुयान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसकी टीम भी वहाँ पे इसके लिए मान जाती है, जबकि मुयान अपनी मूजी को अकेले ही वहाँ पे उस 3 आर्मर बीस्ट का मुकाबला करने के लिए आगे भेज देता है। मूजी वहाँ पे अपनी मून शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कितना ज्यादा हो सके उस 3 आर्मर बीस्ट को जाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी दिखाई दे रही थी। जो देखकर ज़ाओ फेंग वहाँ पे गुस्सा होकर अपनी टीम मेंबर से कहता है, क्या तुम इस फॉक्स को संभालोगी? इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। अपने कैप्टन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे अपनी फायर कैट का इस्तेमाल करते हुए मूजी के ऊपर हमला करवाना शुरू कर देती है। किस मौके का फायदा उठाकर ज़ाओ फेंग अपने 3 आर्मर बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए अब बाकी के सोल बीस्ट के ऊपर हमला करने लगा था। और इसी दौरान हम देखते हैं कि फेंग ज़ाओ टीम के एक विंड बीस्ट फेंग यू की टीम के एक फ्लेम बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उसे उठाकर वहाँ पे प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ दे मारता है, जिसके साथ ही वो वहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। यानी कि ज़ाओ फेंग की टीम को वहाँ पे पहली कामयाबी मिल चुकी थी। लेकिन ये तो भाई वहाँ पे भी नहीं रुकती, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे एक एक करके फेंग यू के बाकी की टीम मेंबर्स भी वहाँ पे हारने लगे थे। और बेचारे कैप्टन फेंग यू को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। ये देखकर हम देखते हैं कि मुयान को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ पे मूजी का इस्तेमाल करते हुए उस फाइट डीमन कैट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उसे वहीं पे नॉकआउट कर देता है। और जैसे ही वो फाइट डीमन कैट वहाँ पे नॉकआउट होती है तो उसकी मास्टर वहाँ पे कमजोर होते हुए अपने घुटने पे आ जाती है। पर मूजी तो वहाँ पे भी नहीं रुकती, वो आगे बढ़कर अपनी स्लैश क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक और सोल बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उसे भी वहाँ पे नॉकआउट कर देती है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे उस सोल बीस्ट को वहाँ पे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। जो देखकर चीफ एल्डर वहाँ पे मुयान और मूजी की तारीफ करते हुए कहता है, ये दोनों तो कमाल ही करते जा रहे हैं। लेकिन इस बात से मास्टर गाओ को वहाँ पे ज्यादा खुशी नहीं होती, जबकि ग्रीन आइलैंड का मास्टर तो पहले से ही वहाँ पे गुस्से में दिखाई दे रहा था, क्योंकि मुयान ने अकेले वहाँ पे एक साथ उसके दो टीम मेंबर्स को नॉकआउट जो कर दिया था। वहीं बैटलफील्ड के अंदर हम देखते हैं कि रिया की फ्लावर डीमन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल वेंस का इस्तेमाल करते हुए उन सभी सोल बीस्ट का ध्यान भटका रही थी, जबकि इस मौके का फायदा उठाकर मूजी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे नॉकआउट करती जा रही थी। जो देखा तो ज़ाओ फेंग वहाँ पे गुस्से से पागल होने लगा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए 3 आई डीमन सोल बीस्ट के ऊपर भी हमला करना शुरू कर देती है, जहाँ पे वो लगातार अपनी मून शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे घायल करती जा रही थी। और बेचारे ज़ाओ फेंग को वहाँ पे इस बात का इल्म ही नहीं हो पाता कि धीरे धीरे उसका सोल बीस्ट वहाँ पे आता जा रहा है। और जब तक ज़ाओ फेंग को वहाँ पे इस बात का एहसास होता तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 आइड आर्मर बीस्ट की बॉडी से वहाँ पे काफी ज्यादा खून निकलने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे ज़ाओ फेंग भी कमजोर पड़ने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस फाइट की पूरी बाजी ही पलट जाती है, जहाँ पहले ज़ाओ फेंग की टीम उनके ऊपर एक तरफ भारी पड़ रही थी, लेकिन अब फेंग यू की टीम है उनकी वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ धुलाई करने लगती है। और इस तरह फेंग यू की टीम मिलकर वहाँ पे ज़ाओ फेंग के बाकी के भी टीम मेंबर्स के सोल बीस्ट को वहाँ पे हरा देते हैं। अब बस वहाँ पे उनकी टीम से एक विंड बीस्ट ही बचा था, क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि जैसे कोई बीस्ट उसके पास जाता वो वहाँ पे अपने टोर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को उसके अंदर फंसा देता। लेकिन मूजी उल्टा वहाँ पे उसके टोर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। बेचारा विंड बीस्ट वहाँ पे कुछ सोया समय पाता उससे पहले हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे अपनी मून ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करते हुए उसे भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हरा देती है। और इस तरह इस कंपटीशन का पहला राउंड यहीं पे खत्म हो जाता है, जिससे लेकर सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। और चीफ एल्डर वहाँ पे खड़े होकर एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, फेंग यू की टीम जीत चुकी है, जबकि ऑडियंस तो वहाँ पे मुयान और मूजी के नाम के नारे लगा रही थी, क्योंकि असल कमाल तो उन दोनों ने करके दिखाया था। हालांकि हम देखते हैं कि अपनी इस टीम की जीत के साथ मास्टर गाओ भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे मुयान को अपने रास्ते से हटाने के लिए मास्टर लो के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हुए कहता है, हम लोग सबसे पहले इसके सोल पैड को छीनेंगे और बाकी का सारा काम ये आइलैंड खुद बखुद ही कर देगा। और इस तरह वो दोनों वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि अपने इस प्लान को वो दोनों इस कंपटीशन के एंड पे एग्जीक्यूट करेंगे, जब मुयान बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका होगा। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि उस कंपटीशन का सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फेंग यू की टीम का मुकाबला अब की बार वंकी की टीम के साथ होता है, जो कि ज़ाओ फेंग की टीम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे फाइट शुरू होती है तो फेंग यू की टीम बहुत ही बुरी तरह से हारने लगती है। ऊपर से वंकी की टीम है बहुत ही क्रूअल तरीके के साथ उनके सोल बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करती जा रही थी, जिसके चलते अब तो सभी लोगों को यही लग रहा था कि अब की बार फेंग यू की टीम का हारना तय है। जबकि इस फाइट के दौरान हम लोगों को वहाँ पे ये भी जानने को मिल जाता है कि उन लोगों का मेन टारगेट तो मुयान था। इस दौरान हम देखते हैं कि वो लोग मिलकर वहाँ पे फेंग यू की टीम के बाकी सभी मेंबर्स को बहुत ही बुरी तरह से हरा देते हैं। और अब बैटलफील्ड के अंदर सिर्फ मूजी ही बाकी बची हुई थी, जो देखकर मुयान जल्दी से वहाँ पे वापस अपने पास बुलाकर चिल्लाते हुए कहता है, मैं सरेंडर करता हूँ। और वंकी वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और वो मूजी के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे ट्रैप कर देता है, जिसके चलते जब मुयान वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ पे अपने सोल
होल सीरियल के अंदर मूजी को फील ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मास्टर गाओ ही ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ थोड़ी देर के लिए उसका कनेक्शन वहाँ पे मूजी के साथ कट कर दिया था। और ये सब कुछ मास्टर गाओ ही वहाँ पे इसलिए कर रहा था ताकि वो मूजन को अपने रास्ते से हटा सके। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए अपनी मून शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस टाइप से वहाँ पे खुद को आजाद कर लेती है, जिसके बाद वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मूजन के पास जाने लगती है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा हुआ था, तो इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे मूजन के पास नहीं जा पाती। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि बाकी के सभी सोल बीस्ट वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिनसे मूजी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रही थी। तभी मूजन वहाँ पे चिल्लाते हुए मूजी से कहता है, मूजी मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी का मुकाबला करते हुए खुद की हिफाजत करो। पर ये लगभग इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था, क्योंकि बैटलफील्ड के अंदर टोटल 10 सोल बीस्ट मौजूद थे, जिनका मूजी चाहकर भी वहाँ पे अकेला मुकाबला नहीं कर सकती थी। पर इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए वहाँ पे मूजन के अनुसार हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाती है। जिसके बाद मूजी वहाँ पे आगे बढ़ती हुई अपना सबसे पहला अटैक फायरवुल्फ डीमन बीस्ट के ऊपर करती है। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि हम देखते हैं कि मूजी के इस एक अटैक के साथ ही उस फायर बीस्ट का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। मूजी ने वहाँ पे अपनी इस जीत के साथ साबित कर दिया था कि मैं तुम लोगों का इतनी आसानी के साथ भी शिकार नहीं बनने वाली। वहीं ये सब कुछ देखकर वंकी भी वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए अपने बाकी के सभी टीम मेंबर से कहता है, चलो आगे बढ़ो, एक साथ इसके ऊपर हमला करो। जिसके बाद तो वो सभी सोल बीस्ट वहाँ पे एक साथ आगे बढ़ते हुए मूजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपनी ट्रू फॉर्म में होने की वजह से मूजी की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और ऊपर से जब वो वहाँ पे अपनी मून शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करती है तो कोई वहाँ पे उसके आसपास भी नहीं आ पा रहा था। पर वंकी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उसकी चारों तरफ हमले करवाते हुए फाइनली मूजी को वहाँ पे ट्रैप के अंदर फंसा ही लेता है। मूजी वहाँ पे घबराने की बजाय उल्टा अपनी ब्लड स्प्लिट क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बुफेलो बीस्ट के सींगों के ऊपर अटैक करते हुए उसके दोनों सींग वहाँ पे तोड़ देती है। लेकिन हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे ज्यादा देर तक अकेले उन सभी डीमस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पाती, और देखते ही देखते एक बुफेलो बीस्ट मूजी के ऊपर हमला करते हुए उसे उठाकर वहाँ से काफी ऊपर की तरफ फेंक देता है। जिसके चलते हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे प्रोटेक्शन शील्ड के साथ टकराकर सीधा वापस नीचे आके गिरती है। जिसके बाद उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। इवन मूजी के कमजोर होने की वजह से मूयन भी वहाँ पे कमजोर होते हुए अपने घुटनों पे आ चुका था। इसी दौरान हम लोग वहाँ पे मास्टर ज़िया को देखते हैं, जो कि अपने एक सोल्जर के साथ मिलकर किसी को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन काफी देर ढूंढने के बावजूद भी उन्हें वो वहाँ पे कहीं भी नहीं मिल पाता, इसलिए वो वहाँ पे अपने सोल्जर को आदेश देते हुए कहते हैं, तुम तलाश जारी रखो और हाँ ध्यान रखना गलती से भी सोल अलायंस की नजरों में मत आ जाना। जिस पे वो सोल्जर भी ओके मास्टर कहते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जबकि मास्टर ज़िया अपने व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को देखने के लिए आइसलैंड की तरफ निकल जाते हैं। जबकि बैटलफील्ड के अंदर हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे एक बार फिर से खुद को किसी तरह से संभालते हुए उस बुफेलो बीस्ट के ऊपर हमला करके उसे वहीं पे नॉकआउट कर देती है। और सबसे कमाल की बात तो ये होती है कि बादल हट जाते हैं, जिससे चांद दोबारा वहाँ पे दिखाई देने लगा था। और उसी मूनलाइट का इस्तेमाल करते हुए मूजी वहाँ पे अपनी सारी पावर को दोबारा से रिकवर कर लेती है, जो देखकर मूजन वहाँ पे किसी तरह से मूजी को आदेश देते हुए कहता है, खत्म कर दो इन सभी को, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मूजन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे तबाही मचाते हुए उन सभी सोल पेट्स के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करने लगती है। उसके रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी सोल पेट आ रहा था वो उसे वहाँ पे खत्म करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। और ये कमाल का नजारा सभी लोग आगे पाड़े देख रहे थे। किसी को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक अकेली सोल बीस्ट 10-10 सोल बीस्ट के ऊपर भारी पड़ते हुए उन्हें हरा रही है। जबकि हम देखते हैं कि मूजन की हालत वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी। इवन अब तो उसे वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, जबकि मूजी वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी को हरा चुकी थी। अब बस 2 सोल बीस्ट ही बाकी बचे थे। पर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वंकी वहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था, मानो उसके पास कोई प्लान हो इस फाइट को जीतने का। और तभी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। वो अपने साथी के साथ प्लान बनाते हुए उससे कहता है, तुम अपने विंड डीमन बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए लगातार इसके ऊपर हमले करते रहो, जबकि मेरा डार्क डीमन इस बीच तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। और उन दोनों के इस कंबाइन अटैक के चलते हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाती है। इवन उसके पास से वहाँ पे खून भी निकलने लगा था। ऊपर से हम देखते हैं कि मूजन की हालत भी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो भी वहाँ पे मूजी की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बीच उनकी किस्मत अच्छी होती है कि चांद एक बार फिर से बादलों से बाहर आ जाता है, जो देखकर मूजी भी वहाँ पे उस ज्यादा देर ना करते हुए मून लाइट का इस्तेमाल करके अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लेती है कि उसके बाद वो अपने एक ही अटैक के साथ उन दोनों सोल डीमंस को वहाँ पे खत्म कर देती है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाया था। इवन मूजी को वहाँ पे जीतते हुए देखकर तो तभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था। किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि एक मामूली सी फोक्स ने 10 खतरनाक डीमंस को हरा दिया, जो कि अपने आप में एक इम्पॉसिबल बात थी। और सबसे ज्यादा हैरानगी तो उन लोगों को वहाँ पे इस बात से हो रही थी कि हालांकि मूजन वहाँ पे मूजी की मदद नहीं कर पा रहा था, उसके बावजूद भी मूजी ने एक कारनामा कर दिखाया था। ये सब कुछ देखकर लॉर्ड लियो को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने वुल्फ डीमन बीस्ट को वहाँ पे वंकी के पास भेजते हुए कहता है, अब तुम सभी अपने अपने नाइटमेयर बीस्ट को बाहर निकाल कर उनका इस्तेमाल करते हुए इसका मुकाबला करो, वरना फिर मरो। जिसपे बेचारा वंकी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, मास्टर हम लोग तो मामूली से
सोल डिसेबल्स हैं, तो फिर भला हम लोग उन नाइटमेयर बीस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वंकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वुल्फ डीमन बीस्ट वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर वंकी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, रुको रुको, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर बेचारा वंकी मरता क्या न करता, वो अपने नाइटमेयर बीस्ट को समन करता है, क्योंकि एक लेवल 2 का नाइटमेयर बीस्ट था, जिसे देखकर मास्टर गाओ वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, अब ये मुजन और उसका बीस्ट पक्का मरेंगे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे आगे बढ़कर मूजी के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे अनकॉन्शियस होकर वहीं पे गिर जाती है, जो देखकर तो मुजन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मूजी। और उसके ऐसा कहते हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे मूजी के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगे थे, जिन्हें याद करते हुए मुजन का गुस्सा भी लगातार वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा था, जो देखकर व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट भी वहाँ पे उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। इसलिए वो वहाँ पे मुजन की बॉडी के साथ मर्ज होकर सबसे पहले मास्टर गाओ की मेंटल सप्रेशन टेक्निक को डिस्ट्रॉय करता है, जो देखकर तो मास्टर गाओ का चेहरा वहाँ पे सफेद पड़ जाता है। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये सब कैसे हो गया, पर ये तो कुछ भी नहीं था। मुजन वहाँ पे सभी लोगों को हैरान करते हुए अपने सिर्फ एक ही पंच के साथ उस प्रोटेक्टिव शील्ड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि अब उसके पास व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट की पावर भी थी। इसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे अपने सिर्फ और प्रेशर के साथ ही उस सेकंड लेवल की नाइटमेयर बीस्ट को वहीं पे खत्म कर देता है। और इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे ये भी जानने को मिलता है कि व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को इस दुनिया का सबसे पावरफुल नाइटमेयर बीस्ट माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है, ये तो हम उसकी बार को देखकर अंदाजा लगा ही चुके थे। वहीं उस नाइटमेयर बीस्ट के मरते साथ ही हम देखते हैं कि वंकी की भी वहीं पे मौत हो जाती है, लेकिन मुजन तो वहाँ पे भी नहीं रुकता। वो व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट की पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर गाओ के ऊपर भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जो कि मुजन की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। पर जैसे मुजन का वो खतरनाक अटैक आकर उसे लगता है तो वो दर्द के मारे वहाँ पे तड़पने लगा था। ये देखकर मास्टर गाओ को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सबसे पहले खुद को वहाँ पे मुजन के अटैक से बाहर निकालता है, और उसके बाद वो वहाँ पे मुजन को खत्म करने के लिए अपने फिनिक्स बीस्ट को भी बाहर निकाल लेता है, जो कि बाहर आते साथ ही जैसे वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारता है तो उसकी बॉडी से इतना ज्यादा खतरनाक स्पेशल ऑरा रिलीज होने लगा था कि वहाँ पे लोगों के लिए खाना रह पाना भी मुश्किल हो गया था। पर जैसे ही वो फिनिक्स बीस्ट वहाँ पे आगे बढ़कर मुजन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ अजीब होता है। व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट जो कि अभी तक मुजन की बॉडी के अंदर था, वो अचानक से वहाँ पे बाहर आ जाता है। वो बाहर आते साथ ही सीधा वहाँ पे अपनी व्हाइट फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस फिनिक्स बीस्ट के ऊपर हमला करके उसे वहीं पे खत्म कर देता है। और सबसे बड़ा झटका तो लोगों को तब लगता है जब मास्टर ज़िया भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो कि आते साथ ही वहाँ पे गुस्से से गाओ से कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा भी था इस लड़के को कुछ मत करना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। मास्टर ज़िया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गाओ जल्दी से वहाँ पे अपने घुटनों पे आते हुए उनसे माफी मांगने लगा था और अपनी सफाई देते हुए ये कह रहा था कि ये मामूली सा लड़का व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को पालने के लिए काफी नहीं है। इस पे मास्टर ज़िया उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, वो सब मैं देख लूंगा, और माफी एक बात दी जाती है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने सोल्जर्स को आदेश देते हुए कहते हैं, इसे डेविल आइलैंड के अंदर फेंक दो। मास्टर ज़िया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स वहाँ पे आगे बढ़कर गाओ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद मास्टर ज़िया वहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर जाते हुए अपने व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को वापस अपने पास रख लेते हैं और मुजन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पे मुजन उन्हें वहाँ पे कोई जवाब दे पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वो वहाँ पे कमजोरी के चलते वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है, जो देखकर मास्टर ज़िया उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और जब मुजन को वहाँ पे दोबारा से होश आता है तो वो अपने सामने मास्टर ज़िया को देखता है, जिन्हें देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को वापस लेने के लिए आए हो। जिस पे मास्टर ज़िया उसे वहाँ पे कोर्ट रूम में जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ, क्योंकि अब उसे पालने के लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी ट्रू फैमिली की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। यंग फैमिली लगातार उनके ऊपर प्रेशर डालते हुए उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही है, और तुम्हें जानकर बुरा लगेगा, यंग फैमिली ने मेरे डीमन पैलेस के साथ हाथ मिला लिया है, पर फिर भी तुम्हारी किस्मत अच्छी है। प्रिंसेस ने मुझसे तुम्हारी खास सिफारिश करते हुए कहा है कि मैं तुम्हें एक और मौका दूं और तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। अब तुम्हारे पास टोटल 2 मौके हैं। पहला मौका, अगर तुम मेरे सामने अपना सर झुकाते हुए मुझसे रहम की भीख मांगते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और दूसरा, ये शिप डेविल आइलैंड की तरफ जा रही है तो तुम्हें भी हमारे साथ वहीं पे चलना होगा। अब फैसला तुम्हारा है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मुजन को कभी भी किसी के सामने झुकना पसंद ही नहीं है, और ऊपर से इसी मास्टर ज़िया ने आज से कुछ महीने पहले उसकी फैमिली के आधे लोगों को खत्म कर दिया था, इसलिए भला मुजन उसके सामने अपना सर कैसे झुका सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि वो कोर्ट रूम में वहाँ पे मास्टर ज़िया को जवाब देते हुए कहता है, मैं डेविल आइलैंड में जाना ज्यादा पसंद करूंगा। मुजन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ज़िया भी गुस्से से वहाँ पे उससे कहता है, कल तुम्हें डेविल आइलैंड में फेंक दिया जाएगा, और ये कहकर मास्टर ज़िया वहाँ से चला जाता है, जबकि मुजन वहाँ पे मूजी के हाथों प्रिंसेस के पास एक लेटर भिजवाते हुए उनका शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को वहाँ पे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मुजन मास्टर ज़िया के सोल बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ डेविल आइलैंड की तरफ जा रहा था, और रास्ते में वो व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट की एक टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे सीखते हुए मुजन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन साथ ही साथ उसे वहाँ पे मास्टर ज़िया की कही हुई बातें भी याद आ रही थी कि डेविल आइलैंड एक प्रिजन की तरह है, जो कि हर 3 साल बाद ओपन होता है, जिसमें 3000 से भी ज्यादा कैदी आपस में फाइट करते हैं, और जो लास्ट में बचता है वही वहाँ से जिंदा निकल कर बाहर आ पाता है। और साथ
साथ ही साथ उस व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को भी दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया था, लेकिन उसके ऊपर एक सोल मार्क लगा दिया था ताकि मुयन वहाँ से बचकर भाग ना सके। और यही सारी बातें याद करते हुए मुयन डेविल आइलैंड के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन डेविल आइलैंड दिखने में बहुत ज्यादा प्यारा था, जिसे देखकर ना से मूजी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, बल्कि उसी के साथ साथ सिल्क वॉर्म भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक जंगल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे मुयन को एक बंदा दिखाई देता है जो कि वहाँ पे बर्फ में जमा हुआ था। लेकिन जैसे मुयन उसे वहाँ पे आजाद करवाने की कोशिश करता है तो तभी अचानक से एक आइस फैल्कन नाम का बीस्ट मुयन के ऊपर भी हमला करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर मुयन को वहाँ पे समझ आ गया था कि आखिर वो बंदा कैसे फ्रीज हुआ होगा। वहीं उस आइस फैल्कन का मुकाबला करने के लिए मुयन मूजी को भी वहाँ पे उसकी ट्रू फॉर्म में ले आता है, जो कि सीधा वहाँ पे उस आइस फैल्कन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल कर देती है। जो देखकर मुयन वहाँ पे चिल्लाते हुए मूजी से कहता है इसे खत्म मत करना, क्योंकि मैं इसे भी अपना सोल पेट बनाना चाहता हूँ। हालांकि हम देखते हैं कि घायल होने के बावजूद भी वो आइस फैल्कन अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन तभी सिल्क वॉर्म अपना कमाल दिखाते हुए अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए उसके पंखों को वहीं पे चकल लेता है, जिसके चलते वो दोबारा से वहीं पे आके कहता है। जो देखकर मुयन वहाँ पे एक बार फिर से सिल्क वॉर्म की तारीफ करते हुए कहता है छोटू उस्ताद तुम हर बार ही कमाल कर देते हो। लेकिन जैसे मुयन वहाँ पे आगे बढ़कर उस फैल्कन के पास जाकर उसके साथ सोल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करता है तो मुयन को वहाँ पे जानने को मिलता है कि वो तो ऑलरेडी वहाँ पे मारा जा चुका है। जो देखकर अभी मुयन वहाँ पे परेशान हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि फैल्कन्स का एक पूरा ग्रुप वहाँ पे आते हुए मुयन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो तादाद में ज्यादा होने की वजह से मुयन वहाँ पे मूजी के साथ मिलकर भी वहाँ पे उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो सारे फैल्कन्स मिलकर वहाँ पे एक कंबाइन अटैक करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देते हैं। हालांकि मुयन और मूजी तो वहाँ पे उस खतरनाक अटैक से बच जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से वहाँ पे काफी सारे पेड़ कट जाते हैं और मुयन और मूजी भी वहाँ पे उन्हीं पेड़ों को नीचे आ जाते हैं। पर अच्छी बात ये थी कि वो दोनों सही सलामत वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला था, क्योंकि हम देखते हैं कि वो फैल्कन्स तो वहाँ पे उनका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे मूजी के साथ मिलकर लगातार भागता ही जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो छोटू उस्ताद वहाँ पे अपना कमाल दिखाते हुए अपने सिल्क थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए एक जाल बना देता है, जिसके चलते वो फैल्कन्स वहाँ पे जाकर भी उनके पास नहीं आ पा रहे थे। जो देखकर मुयन वहाँ पे एक बार फिर से उसकी तारीफ करते हुए जैसे वहाँ से भागने लगता है तो वो छोटू उस्ताद दोबारा से अपने सिल्क थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए उन फैल्कन्स के ऊपर हमला करके उन्हें वहाँ पे बांधने की कोशिश करने लगा था। और जैसे जैसे वो सिल्क वॉर्म वहाँ पे गुस्सा हो रहा था वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से वहाँ पे बहुत ही अजीब तरह का ब्लू स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था। जो देखकर मुयन भी वहाँ पे घबराते हुए उससे कहता है छोटू उस्ताद ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस आओ, हमें भागना होगा यहाँ से। भाई उन सभी फैल्कन्स को ठिकाने लगाने के बाद हम देखते हैं कि वो सिल्क वॉर्म वहाँ पे बहुत सारे थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए एक ककून बनाते हुए खुद उसके अंदर चला जाता है। जो देखकर मुयन को तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। हालांकि मुयन को वहाँ पे पता तो नहीं था कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो वहीं पे रुककर और सिल्क वॉर्म की हिफाजत करने का डिसाइड करता है। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे दिन से रात हो जाती है और रात से दोबारा दिन हो जाता है, जिस तुरंत काफी सारे बीस्ट भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर हमला करते हैं। और इसी तरह से वहाँ पे दिन बीतने लगे थे। जो भी बीस्ट वहाँ पे उनके ऊपर हमला करने के लिए आता मुयन और मूजी मिलकर वहाँ पे उन बीस्ट को वहीं पे खत्म कर देते। पर हर गुजरते दिन के साथ उनकी मुश्किलें वहाँ पे बढ़ती ही चली जा रही थी, पर वो दोनों मिलकर किसी तरह से वहाँ पे हर एक बीस्ट का मुकाबला करते हुए उसे खत्म करते जा रहे थे। और देखते ही देखते वो वहाँ पे उस एरिया के सभी बीस्ट को मौत के घाट उतार देते हैं। और अब क्योंकि वो एरिया सेफ हो चुका था तो हम देखते हैं कि अगले दिन से मुयन मूजी के साथ मिलकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि मुयन नहीं जानता था कि सिल्क वॉर्म उसका कून से कब बाहर आने वाला है। खैर जैसे वो लोग वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे एक फैल्कन दिखाई देता है, जो कि सीधा वहाँ पे एक पहाड़ की चोटी के ऊपर जाके बैठ जाता है। और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वहाँ पे उस जगह की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है। जो देखकर मुयन भी वहाँ पे मूजी के साथ मिलकर उस पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ते हुए सीधा उस केव के अंदर चला जाता है, जो कि उन फैल्कन्स का नेस्ट होता है। जो कहने से वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ बहुत ज्यादा ठंडी थी और ये बात मुयन को वहाँ पे हजम ही नहीं हो रही थी। इसलिए जैसे वो उस केव को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पे एक आइस ब्लॉक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वहाँ पे मूजी से कहता है आपने फ्लेम अटैक से तोड़ डालो। मुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही करती है। और जैसे वो आइस ब्लॉक वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो उसके अंदर से एक आइस एल्फ निकल कर बाहर आता है। वहीं बाहर आते साथ ही वो आइस एल्फ गुस्सा होते हुए उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसका निशाना इतना ज्यादा बेकार था कि वो वहाँ पे मूजी या मुयन को हिट ही नहीं कर पाता। और जब मूजी वहाँ पे अपने स्लैश अटैक से उसके ऊपर हमला करती है तो वो आइस एल्फ वहाँ पे डर के मारे अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश करने लगा था, पर वो बेचारा जल्दी जल्दी में भूल जाता है कि वो तो एक केव के अंदर मौजूद है। इसलिए जैसे वो उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो वो वहाँ की गुफा की छत के साथ टकराकर उड़ते हुए दोबारा नीचे आ गिरता है और वहाँ पे जोर जोर से रोने लगा था। जो देखकर मुयन वहाँ पे समझ जाता है कि वो बस एक छोटा बच्चा है। इसलिए मुयन के कहने पर मूजी वहाँ पे उसके चारों तरफ एक ट्रैप सर्कल बना देती है ताकि वो वहाँ से बचकर भाग ना सके। बाद हम देखते हैं कि मुयन खुद वहाँ पे आगे बढ़कर उसके साथ सोल कॉन्टैक्ट बनाने लगता है, पर तभी उनके ऊपर आइस फैल्कन हमला कर देते हैं। जो देखकर मुयन और मूजी को मजबूरन अपनी जान बचाते हुए वहाँ से आगे भागना पड़ता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि मुयन का सोल कॉन्टैक्ट वहीं पे छूट जाता है। लेकिन जैसे मुयन वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ता है तो अचानक
अचानक से उसे वहाँ पे जाने को मिलता है कि उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट तो वहाँ पे पूरा हो चुका है। तो जानकर तो मुयन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस एल्फ ने खुद सामने से उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए हम देखते हैं कि मुयन भी वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने सोल सी रैलम के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसे वो एल्फ दिखाई देता है जो कि वहाँ पे खुशी के मारे इधर उधर टहल रहा था। जो देखकर मुयन भी उसे वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसका नाम निंगमू रख देता है। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि डेविल आइलैंड के दो कल्टीवेटर्स वहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर मुयन वहाँ पे उनका सामना करने के लिए आइस एल्फ को बाहर निकाल लेता है, जो कि अपने एक ही अटैक के साथ उनके अटैक को जैसे डिस्ट्रॉय करता है। तो वो दोनों ही कल्टीवेटर्स इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो डर के मारे वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन भागते भागते वो दोनों वहाँ पे एक स्क्रॉल को गिरा देते हैं, जिसमें डेविल आइलैंड के अंदर मौजूद सभी कल्टीवेटर्स के नाम लिखे हुए थे। और जो कल्टीवेटर वहाँ पे मरता जा रहा था उसका नाम भी वहाँ से गायब होता जा रहा था। और साथ ही साथ उस स्क्रॉल के अंदर एक मैप भी मौजूद था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम गावी को देखते हैं, जिसके रास्ते में डेविल आइलैंड के अंदर जो कुछ भी आ रहा था वो उसे वहाँ पे खत्म करता जा रहा था। जबकि इस दौरान उसकी मुलाकात वहाँ पे यंग फैमिली के लॉर्ड यंग के साथ भी हो जाती है। हालांकि लॉर्ड यंग गावी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा लग रहा था, पर गावी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ लॉर्ड यंग को अपनी बातों में फंसा लेता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम मुयन को देखते हैं, जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ मूजी के साथ आराम फरमा रहा था। तभी उसे वहाँ पे वही कल्टीवेटर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके पास से उसे वो स्क्रॉल मिला था। लेकिन उसका पीछे वहाँ पे यंग फैमिली का यंग जी कर रहा था, जिसे देखकर मुयन वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, ये तो वही कमीना यंग जी है जिसने मेरी फैमिली को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। वहीं हम देखते हैं कि यंग जी वहाँ पे उस कल्टीवेटर से स्क्रॉल की डिमांड करने लगा था। हालांकि बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि हमने उसे कहीं गिरा दिया था, लेकिन यंग जी वहाँ पे उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो वहाँ पे अपने सोल पेट बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पे मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यंग जी वहाँ पे दूसरे स्क्रॉल को ढूंढने के लिए अपने पास एक स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है, जो कि वहाँ पे ब्लू लाइट के साथ ग्लो करने लगा था, जिसका मतलब था कि दूसरा स्क्रॉल भी कहीं आसपास ही था। इसलिए मजबूरन मुयन को भी वहाँ पे सामने आना पड़ता है। वहीं मुयन को अपने सामने आते हुए देखकर तो यंग जी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, जिन्हें खत्म करने के लिए उन लोगों ने इतना कुछ किया था। वही आज उसके सामने उसकी मौत बन के खड़ा हुआ था, जो कि वहाँ पे मूजी की मदद से एक स्लैश अटैक के साथ यंग जी की सोल पेट बीस्ट को वहीं पे मौत के घाट उतार देता है। जो देखकर तो यंग जी के वहाँ पे होश ही उड़ जाते हैं। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कचरा जिसे वो लोग बुली किया करते थे वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। पर वो जानता था कि अगर उसने यहाँ पे जल्दी ना की तो मुयन उसे वहाँ पे जान से मार देगा। इसलिए वो वहाँ पे अपने पास से एक और ब्लड बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जो कि पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक था। और वो वहाँ पे मूजी के साथ फाइट बैक करते हुए उसके ऊपर भी भारी पड़ने लगा था। और ऊपर से यंग जी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ वहाँ पे चीटिंग करते हुए अपने तीसरे सोल बीस्ट का इस्तेमाल करके चारों तरफ स्पिरिचुअल वेव्स को फैला देता है और उनका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे दो तरफ से उन लोगों के ऊपर हमला करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि मूजी की हालत भी वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी। पर यंग जी का निशाना मूजी नहीं बल्कि मुयान था। इसलिए वो वहाँ पे अपने सोल पैड को आदेश देते हुए कहता है, इस बेकार की फोर्स को छोड़कर इसके मास्टर को जाकर खत्म करो। लेकिन वो बीस्ट वहाँ पे ऐसा कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे एक बार फिर से उसके रास्ते में आ जाती है और अपने मास्टर को खतरे में देखकर वो वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारते हुए अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करती है, जिसके साथ ही हमें जानने को मिलता है कि मूजी का वहाँ पे ब्रेक थ्रू हो रहा था। और अपने इस ब्रेक थ्रू के साथ ही हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हुए स्टिल मूनलाइट फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो देखकर जहाँ एक तरफ मुयन बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बेचारे यंग जी के तो होश ही उड़ चुके थे। और बेचारा यंग जी वहाँ पे कुछ सोया समय पाता उससे पहले हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे आगे बढ़कर उसके ब्लड बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उसे वहीं पे खत्म कर देती है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे यंग जी के ऊपर हमला करते हुए उसे भी वहाँ पे नीचे जमीन के ऊपर गिरा देती है। तभी मुयन वहाँ पे आगे बढ़कर कोल्टून में उससे सवाल करते हुए पूछता है, अब अपनी बाकी की टीम के बारे में मुझे बताओ। जिसपे वो भी चुपचाप अपनी सारी टीम की जानकारी मुयन को दे देता है, जिसके मुताबिक उनकी टीम का सबसे पावरफुल बंदा यंग लिंग था और वो सभी लोग यहाँ पे किसी पावरफुल टेक्निक की तलाश में आए हुए थे, जो कि अगर उन लोगों को मिल जाती तो वो लोग टू फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म कर देते। का प्लान सुनकर मुयन को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे गहरी सोच में जा चुका था। इस मौके का फायदा उठाकर यंग जी वहाँ पे अपने पास से एक सीक्रेट डैगर को बाहर निकालकर मुयन को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही मूजी वहाँ पे अपनी फ्लेम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यंग जी के ऊपर अटैक करते हुए उल्टा उसे वहाँ पे मौत की घाट उतार देती है। जिसके मरने के बाद हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे उसके पास मौजूद उसका सारा सामान ले लेता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गावी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ लॉर्ड यांग को अपनी बातों में फंसा चुका था और वो आगे भी उनकी मदद करने के लिए कहने लगा था, जिसपे लॉर्ड यांग भी उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। जो देखकर गावी भी खुशी खुशी अपने सभी स्क्रोल वहाँ पे लॉर्ड यांग के हवाले कर देता है, जिससे लॉर्ड यांग को वहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि उनके एक टीम मेंबर मारा जा चुका है। जो देखकर तो लॉर्ड यांग वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुयन क्योंकि अब एक सोल मास्टर बन चुका था, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जितना जल्दी हो सके व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को कंट्रोल करेगा। और ऐसा करने के लिए जैसे वो वहाँ पे नाइटमेयर बीस्ट को बाहर निकालता है तो उसकी पार को देखकर तो बेचारे मुयन के होश ही उड़ जाते हैं। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे हार ना मानते हुए अपने इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे उसके अंदर ट्रैप कर देता है। हालांकि नाइटमेयर बीस्ट भी वहाँ पे ट्रैप
होने से पहले मुयन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे घायल कर चुका था। लेकिन मुसीबत तब बढ़ जाती है जब लॉर्ड यंगलिंग भी वहाँ पे यंगजी की मौत का बदला लेने के लिए वहाँ पे पीछे से आते हुए मुयन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए मुयन भी वहाँ पे कई सवाल को क्रिएट करते हुए बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे यंगलिंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, पर साथ ही साथ वो वहाँ पे ये बात समझ भी चुका था कि यंगलिंग यहाँ पे क्यों आया है। हालांकि मुजी वहाँ पे बाहर आते हुए यंगलिंग के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसके अटैक का वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे मुजी के साथ मिलकर एक कंबाइन अटैक करते हुए यंगलिंग के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जो कि जैसे जाकर यंगलिंग के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इवन इस दौरान हम लोगों को टू फैमिली का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मुयन की माँ जो कि सोल अलायंस की एक मेंबर थी, वो अपनी बेटी मुयन को वापस ले जाने के लिए आई हुई थी। लेकिन उसके पिता उसे वहाँ पे सीधे सीधे जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी मुयन अपनी कल्टीवेशन जर्नी के ऊपर निकला हुआ है, उसे आने में अभी 2-3 साल का और समय लगेगा। हालांकि मुयन की माँ को वहाँ पे उसकी फिक्र तो काफी ज्यादा हो रही थी, लेकिन क्योंकि अभी के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, क्योंकि मुयन की माँ की उसके पिता के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम मुयन को देखते हैं जो कि उस खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट का फायदा उठाकर उस केव से भाग निकलता है, लेकिन वो वहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा पाता, क्योंकि यंगलिंग वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसे दोबारा से ढूंढ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि मुयन भी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ निंगमू का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपने काइस का पुतला बना देता है और खुद अपनी जान बचाते हुए वहाँ से काफी दूर भाग गया था। जो देखकर यंगलिंग को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन निंगमू उसे वहाँ पे ऐसा नहीं करने देता। वो वहाँ पे उसके ऊपर अपने आइस पैक से हमला करते हुए उसे वहीं पे उलझाने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसके मास्टर मुयन को वहाँ से दूर जाने का समय मिल सके। पर तब तक हम देखते हैं कि मुयन को वहाँ से भागने का समय मिल चुका था, जिसके चलते निंगमू भी अपनी जान बचाते हुए मुयन के सोल सीरियल के अंदर पहुंच जाता है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे पूरे 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मुयन जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी एक कल्टीवेटर वहाँ पे पीछे से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर मुयन उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से खत्म करने के बाद उसका सारा सामान भी ले लेता है, जिसके पास से उसे वहाँ पे एक मैप भी मिल जाता है। जिसके बाद मुयन वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद मुयन वहाँ पे बचते बचाते हुए सीधा एक पाल की केव के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो एक टाइगर बीस्ट को लालच देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं यहाँ से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि वो टाइगर बीस्ट ऐसा चाहता तो नहीं था, और क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पे मुयन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद जैसे मुयन वहाँ से निकलकर बाहर आता है तो यंग फैमिली के 2 कल्टीवेटर्स वहाँ पे बाहर उसी का इंतजार कर रहे थे, जो देखकर मुयन भी वहाँ पे केवल स्मेल करते हुए निंगमू का इस्तेमाल करके वहाँ पे कई सवाल बना देता है, ताकि वो लोग बचकर वहाँ से भाग ना सके। और उसके बाद वो उन्हें वहाँ पे खत्म करने के लिए टाइगर बीस्ट को भी आजाद करवा देता है, जो कि अपने एक अटैक के साथ न सिर्फ वहाँ पे उन ब्लड बीस्ट को मौत की घाट उतार चुका था, बल्कि उसी के साथ साथ वो यंग फैमिली के मेंबर्स को भी मौत की घाट उतार देता है। हालांकि वो टाइगर बीस्ट तो वहाँ पे मुयन को भी जान से मारना चाहता था, लेकिन क्योंकि मुयन ने उसको वहाँ पे आजाद करवाने में मदद की थी, तो इसलिए वो चुपचाप मुयन को वहीं पे छोड़कर खुद वहाँ से भाग जाता है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे जंगल में आगे की तरफ बढ़ते हुए 2 और बीस्ट को अपना सोल पेट बनाता है और उनके नाम नाइट और डीमन ट्री रखता है, जो कि दोनों देखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे मैप के सहारे से गव्यू को मारने के लिए पहुंच जाता है, जिसके साथ एक जेंगजोई नाम की एक लड़की भी थी, पर क्योंकि वो भी गव्यू के साथ काम करते करते तंग आ चुकी थी, इसलिए वो भी वहाँ पे मुयन का रास्ता नहीं रोकती। और उसके बाद मुयन सीधा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए गव्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर तो गव्यू भी वहाँ पे हैरान था। वो कचरा जिसे वो कभी अपने पाँव के नीचे को चलना चाहता था, आज वही उसकी मौत बनकर उसके सामने खड़ा हुआ था। हालांकि गव्यू वहाँ पे अपने दोनों सोल पैड का इस्तेमाल करते हुए मुयन का मुकाबला करने की भी कोशिश करता है, लेकिन मुयन वहाँ पे निंगमू का इस्तेमाल करते हुए उल्टा वहाँ पे उसके दोनों सोल बीस्ट का मजाक ही बना देता है, जो देखकर तो गव्यू की गुलाम वहाँ पे जुई भी मुयन की तारीफें करने लगी थी, जिस बात से गव्यू को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब की बार तो वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर मुयन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे मौत की घाट उतारने की कोशिश करता है। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मुयन तो वहाँ पे सिर्फ अपने निंगमू का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। वो देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस वहाँ पे उसके साथ खेल रहा है। इवन हम देखते हैं कि निंगमू वहाँ पे अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर गव्यू के साथ साथ उसके दोनों सोल बीस्ट को भी वहाँ पे फ्रीज कर देता है, पर उसने मास्टर गव्यू के सर को छोड़ दिया था और उसकी आंखों के सामने मुयन वहाँ पे निंगमू को उसके दोनों सोल बीस्ट को खत्म करने के लिए कह देता है। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि निंगमू वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो देखकर तो बेचारे मास्टर गव्यू का चेहरा वहाँ पे सफेद पड़ गया था और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुका था, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी हार नहीं मानता। वो अपनी ग्रीन नाइटमेयर को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से खुद को वहाँ पे आजाद करवा लेता है और दोबारा वो वहाँ पे मुयन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया था, जो देखकर मुयन भी वहाँ पे मूजी को बाहर निकाल लेता है।
उसका रूप तो वहाँ पे पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा था, लेकिन ये देखकर भी गाओ वहाँ पे बिल्कुल नहीं घबराता और वो अपने ग्रीन नाइटमेयर को आगे बढ़ते हुए कहता है कि खत्म कर दो इसे। लेकिन हम देखते हैं कि फॉक्सी भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स वहाँ पे आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसमें बेचारा वो नाइटमेयर बीस्ट भी वहीं पे मारा जाता है। जो देखकर तो बेचारे गाओ का चेहरा वहाँ पे सफेद पड़ गया था। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कचरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। और आखिर में हम देखते हैं कि गाओ वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ एक गंदी चाल चलते हुए अपनी स्पेशल वेंस का इस्तेमाल करते हुए जुई के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे अपनी चुंगल में ले लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। और जुई के चलते मुजन भी वहाँ पे उसके ऊपर हमला नहीं कर पा रहा था। जो देखकर जुई वहाँ पे अपना डैगर बाहर निकालकर उसकी मदद से वहाँ पे गाओ के ऊपर हमला कर देती है। जो देखकर गाओ गुस्से में आकर उसे वहीं पे खत्म करके नीचे पानी में फेंक देता है। जो देखकर मुजन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं कमीने, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए हम देखते हैं कि मुजन वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर फॉक्सी के ऊपर बैठकर सीधा वहाँ पे गाओ के पास जाकर एक के बाद एक लगातार वहाँ पे उसके ऊपर सलेसे से अटैक करते हुए उसके वहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देता है। अभी उसका मर नहीं था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे यंगलिंग भी पहुंच जाता है। यंगलिंग को वहाँ पे आते हुए देखकर हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे कोई भी रिस्क ना लेते हुए अपने नाइट डियर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो वहाँ पे उसी एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पे सिल्क मॉम का ककून मौजूद था, लेकिन अब सिर्फ थ्रेड्स की वजह से वो पूरा का पूरा एरिया वहाँ पे ब्लॉक हो चुका था। लेकिन मुयन भी वहाँ पे आगे का रास्ता साफ करने के लिए मूजी को बाहर निकाल लेता है, जो कि लगातार अपनी फ्लेम पावर का इस्तेमाल करते हुए रास्ता साफ करती जा रही थी। और जब मुजन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस ककून के पास पहुंचता है तो उसका साइज वहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मुजन को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो पा रहा था। हालांकि मुजन वहाँ पे बीच बीच में उस ककून को चेक करने के लिए आता रहता था, पर पहले वो ककून इतना ज्यादा बड़ा नहीं था जितना आज दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी मुजन वहाँ पे सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे यंगलिंग के आने का एहसास होता है, इसलिए वो वहाँ पे नाइट डेयर बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। खैर थोड़ी देर के बाद ही हम देखते हैं कि यंगलिंग भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि उस ककून को देखकर हैरान होते हुए कहने लगा था, कहीं ये डेविल आइलैंड का वही खतरनाक एंशिएंट बीस्ट तो नहीं है जिसके सिल्क थ्रेड्स पूरे जंगल में फैले हुए हैं। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि यंगलिंग की फेस के ऊपर एक इविल स्माइल आ जाती है और वो अपने मन ही मन में मुयन का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था, अब तुम भले यहाँ से भागी क्यों न जाओ, मुझे उस बात का दुख नहीं होगा क्योंकि तुमने अनजाने में ही मुझे इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट के साथ जो मिलवा दिया है। अगर एक बार इस बीस्ट को मैंने अपना सोल पेट बना लिया तो उसके बाद मैं पूरी दुनिया के ऊपर राज करूंगा। लेकिन वो वहाँ पे अपने इस गंदे इरादे में कामयाब हो पाता उससे पहले हम देखते हैं कि उसके बीस्ट को आकर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक लगता है। इसके चलते वो वहीं पे मारा गया था और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि मुजन ने अपने सभी बीस्ट की पावर को कंबाइन करते हुए किया था, जिससे उस बीस्ट का मरना तो तय था। पर यंगलिंग की किस्मत अच्छी थी जो कि वहाँ पे अपने कर्मर की वजह से बच गया था। जो देखकर मुजन वहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाता है, जबकि यंगलिंग वहाँ पे सेम पहले वाले बीस्ट की तरह एक और सोल पेट को समन करते हुए कहता है, तुम्हारा आइडिया तो काफी अच्छा था पर अफसोस तुम उसमें नाकाम हो गए। वहीं यंगलिंग के पास सेम टू सेम एक और सोल पेट को देखकर मुजन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, जल्दी से भागो यहाँ से। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने सोल बीस्ट के साथ बहुत ही तेजी से आगे की तरफ भागने लगा था। ये देखकर यंगलिंग वहाँ पे जल्दी से अपने पास से दो और सोल बीस्ट को बाहर निकाल कर उन्हें वहाँ पे मुजन का रास्ता रोकने के लिए आगे भेज देता है, जिसके बाद वहाँ पे सोल बीस्ट और मुजन के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट छिड़ जाती है। पर इस सब का भी वहाँ पे कोई फायदा नहीं हो पा रहा था क्योंकि हर गुजरते पल के साथ मुजन वहाँ पे और भी ज्यादा कमजोर पड़ता जा रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि मुजन को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ गया था। इसलिए वो वहाँ पे मूजी से कहता है, मूजी अपना फाइनल अटैक चलो। मुजन कैसा कहती है हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर बड़ी बड़ी आग के गोले बरसाना शुरू कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि यंगलिंग का एक सोल बीस्ट वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। जबकि यंगलिंग भी वहाँ पे खुद को बचाने के लिए एक बार फिर से अपने आर्मर को एक्टिवेट कर चुका था। लेकिन मुजन के लिए परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अभी भी एक सोल बीस्ट उसके पीछे पड़ा हुआ था। इवन हम देखते हैं कि मुजन वहाँ पे सोल बीस्ट से अपना पीछे छुड़ाने के लिए डीमन ट्री को भी बाहर निकाल लेता है। पर इस दौरान यंगलिंग बीच में आकर उस ट्री के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए दूसरी तरफ से अपने सोल ब्लड बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए मुजन के ऊपर भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि न सिर्फ उसका डीमन ट्री वहाँ पे घायल हो गया था बल्कि उसी के साथ साथ मुजन खुद भी वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मुजन वहाँ पे चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था क्योंकि उसके पास अब वहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मुजन मजबूरन वहाँ पे अपनी सोल सैक्रिफाइसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे बाहर निकालने लगा था। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि उसके खून के कुछ ड्रॉप्स सीधा वहाँ पे उसका खून के ऊपर गिर जाते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो ककून वहाँ पे गोल्डन एनर्जी के साथ ग्लो करने लगा था। जो देखकर यंगलिंग वहाँ पे अपने सोल बीस्ट को आदेश देते हुए कहता है, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर खत्म कर दो इसे। लेकिन जैसे वो लोग वहाँ पे मुजन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उसका खून के अंदर से इतना ज्यादा पावरफुल स्पेशल ऑरा रिलीज होता है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से उसके सोल बीस्ट उड़ते हुए वहाँ से पीछे जा देते हैं। जो देखकर मुजन भी वहाँ पे समझ गया था कि वो ककून वहाँ पे टूटने वाला है, इसलिए वो वहाँ पे अपने सोल बीस्ट को लेकर वहाँ से दूर चला जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका खून के अंदर एक बहुत ही सारा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ पे उसका खून के अंदर से एक अजूर ड्रैगन निकल कर बाहर आता
होता है जो कि सीधा वहाँ पे ऊपर आसमान में जाते हुए जोर जोर से दहाड़ने लगा था। और बेचारा यंगलिंग वहाँ पे कुछ सोया समय पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो अज़ूर ड्रैगन वहाँ पे आगे बढ़कर अपनी फ्लेम से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उसके सोल बीट के साथ ही खत्म कर देता है, जिसके खत्म होने के बाद उसका आर्मर और बस एक स्क्रॉल ही बचा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अज़ूर ड्रैगन सीधा वहाँ पे मुजन के पास आ जाता है और सबसे पहले वो वहाँ पे मूजी के पास जाते हुए उसे प्यार से सलाहने लगा था। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे एक और बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट की एंट्री होती है जो कि अज़ूर ड्रैगन को वहाँ पे अपने साथ फाइट करने के लिए ललकारने लगा था, जो देखकर अज़ूर ड्रैगन भी वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसके साथ फाइट करने लगा था। हालांकि वो खतरनाक बीस्ट अपनी टनल पावर का इस्तेमाल करते हुए अज़ूर ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन अज़ूर ड्रैगन वहाँ पे उसके हमलों से बचते हुए अपनी खतरनाक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो बर्ड बीस्ट घबराकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो अज़ूर ड्रैगन दोबारा से वहाँ पे मुयन के पास आ जाता है, जिससे देखकर मुयन वहाँ पे उसका सर सहलाते हुए कह रहा था, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। लेकिन वो अज़ूर ड्रैगन वहाँ पे मुयन को अपना वही सोल एग देते हुए कहता है, अब आगे तुम्हें इसकी हिफाजत करते हुए इसे पाल पोस के बड़ा करना होगा। पर अपने सोल एग की जिम्मेदारी मुयन को सौंपकर वो अज़ूर ड्रैगन खुद उन्हें अलविदा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। हालांकि इस बात से वहाँ पे मुयन और मूजी दोनों वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। इसलिए मुयन चुपचाप वहाँ पे आगे बढ़ते हुए यंगलिंग के आर्मर और उसके स्क्रोल को ले लेता है, जिसे जब वो वहाँ पे अपने मैप के बाकी हिस्सों के साथ जोड़कर देखता है तो अब वो पूरा एक मैप बन चुका था। और उस मैप के जरिए वो वहाँ पे एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा कमाल की बुक मिलती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मुयन अब फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल बनने वाला था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को एक बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यंग फैमिली के कल्टीवेटर जियानमिंग नाम के एक बंदे को बहुत ही बुरी तरह से हरा चुका था। और वहाँ पे ये कंपटीशन इसलिए हो रहा था ताकि पता लगाया जा सके कि प्रिंसेस का अगला गार्डियन बनने के लिए कौन कैपेबल है। और क्योंकि यंग फैमिली का वो कल्टीवेटर सभी को हरा चुका था तो इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में दिखाई दे रहा था। इवन हम देखते हैं कि वो वहाँ पे लॉर्ड शियामिंग के साथ भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ बात कर रहा था, जबकि लॉर्ड शियामिंग वहाँ पे उससे कह रहे थे, अभी भी मेरा एक वॉरियर बचा है। और यहाँ पे लॉर्ड शियामिंग किसी और की नहीं बल्कि मुयन की ही बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि मुयन आज के दिन जरूर वहाँ पे आएगा। और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक से मुयन वहाँ पे व्हाइट टाइगर के ऊपर एक बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि सभी लोगों का ध्यान वहाँ पे मुयन की तरफ ही चला गया था। मुयन को देखकर लॉर्ड शियामिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, लो आ गया मेरा वॉरियर। पर मुयन की हालत देखकर तो यान फैमिली का वो कल्टीवेटर जिसका नाम सुयू था वो वहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लगा था। और वो वहाँ पे मुयन का मजाक उड़ाते हुए लॉर्ड शिया से कहने लगा था, पहले एक बार इस जंगली लड़के को नहला तो दो, इससे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। जिसपे मुयन भी उसे वहाँ पे कोल्ड में जवाब देते हुए कहता है, नहाने का काम मैं बाद में कर लूंगा, वैसे भी तुम्हें हराने में कौन सा टाइम लगने वाला है। मुयन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि सुयू को भी वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ पे मुयन के ऊपर हमला करने के लिए अपनी ब्लू नाइटमेयर बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर मुयन भी वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए निंगमू को बाहर निकाल चुका था। और जैसे ही उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू होती है तो हम देखते हैं कि सुयू वहाँ पे बहुत ही अग्रेशन के साथ मुयन के ऊपर लगातार हमले करने लगा था, क्योंकि वो जल्द से जल्द उसे खत्म करना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि मुयन तो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ अपनी जगह पे खड़ा खड़ा ही उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि सुयू का गुस्सा भी वहाँ पे बढ़ने लगा था। और जब मुयन वहाँ पे निंगमू के जरिए उसके ऊपर अटैक करता है तो सुयू वहाँ पे पूरी तरह से बुखला गया था। असल में मुयन को वहाँ पे फाइटिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, जबकि सुयू ने अब तक सिर्फ बैटलफील्ड्स के अंदर ही फाइट्स लड़ी थी, उसका कभी भी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के साथ मुकाबला नहीं हुआ था। इसलिए हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ निंगमू की मदद से उसके ब्लू नाइटमेयर बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है, जो देखकर सुयू जल्दी से उसे वहाँ पे वापस बुला लेता है। पर इसके साथ ही हम देखते हैं कि सुयू वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि वो एक साथ ही वहाँ पे अपने सभी सोल पेट बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। लेकिन मुयन वहाँ पे मूजी को बाहर निकाल कर उसके सिर्फ एक अटैक के साथ उसके सभी सोल बीस्ट को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है, जो देखकर तो बेचारे सुयू का फेस ही वहाँ पे सफेद पड़ चुका था, मानो उसने वहाँ पे मुयन की शक्ल में कोई भूत देख लिया हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लॉर्ड शिया वहाँ पे मुयन की जितनी की अनाउंसमेंट कर देते हैं, जो देखकर सभी लोग वहाँ पे मुयन के बारे में ही बातें करने लगे थे कि आखिर ये लड़का है कौन है जिसने इतनी आसानी के साथ सुयू को हरा दिया, जो कि पिछले कई सालों से हर साल इस कंपटीशन का विजेता बनता हुआ आ रहा था। ये लोग तो वहाँ पे लॉर्ड शिया से सवाल करते हुए पूछने लगे थे कि आखिर ये लड़का है कौन है, जिसपे लॉर्ड शिया भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन सभी लोगों को बता देते हैं कि आज तक की हिस्ट्री में ये डेविल आइलैंड से बाहर आने वाला 20वां सोल कल्टीवेटर बन चुका है। ये जानकर तो उन सभी लोगों को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उन लोगों को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ये इतना यंग लड़का डेविल आइलैंड से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। और साथ ही साथ अब उन लोगों को वहाँ पे ये भी पता चल गया था कि आखिर मुयन ने इतनी आसानी के साथ सुयू को हरा कैसे दिया।
दिया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यान फैमिली का मास्टर इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो अपने सोल्जर को आदेश देते हुए कहता है, याद रखना ये लड़का जिंदा नहीं बचना चाहिए। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि मुयन अब वहाँ पे लॉर्ड शामिंग के पास जाकर उनसे घर जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि यान फैमिली का वो सोल्जर सीधा मुयन के सामने आकर उसे चैलेंज करते हुए कहता है, मेरा नाम है सूर्यान और मैं तुम्हें यान फैमिली की तरफ से अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता हूँ। इवन हम देखते हैं कि सूर्यान वहाँ पे अपनी पोजीशन को दांव पे लगाते हुए कहता है, अगर मैं इस बैटल को हार जाता हूँ तो मैं अपनी पोजीशन छोड़ दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो इस लड़के को यहाँ पे मरना होगा। वही लॉर्ड शाह के कहने पर मुयन भी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ फाइट करने के लिए मुयन वहाँ पे डीमन ट्री और निंगमू को बाहर निकाल चुका था। जबकि सूर्यान भी वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपने दो नाइटमेयर बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। हालांकि सूर्यान सुयू से बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जाकर भी मुयन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और इस बैटल के दौरान ही हम देखते हैं कि प्रिंसेस भी वहाँ पे इस फाइट को देखने के लिए पहुंच जाती है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो फाइट वहाँ पे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ही मुयन वहाँ पे सूर्यान के ऊपर भारी पड़ने लगा था, जिसके चलते वो अपने थर्ड नाइटमेयर बीस्ट को भी बाहर निकाल चुका था। जो देखकर मुयन भी वहाँ पे मूसी को बाहर निकाल लेता है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे आतंक मचाते हुए उसके नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से खत्म करना शुरू कर देती है। इसके चलते हम देखते हैं कि इसके दो नाइटमेयर बीस्ट तो वहीं पे मारे जाते हैं। जो देखकर तो सभी लोग वहाँ पे एक बार फिर से आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे, ये लड़का आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी भी एक नाइटमेयर बीस्ट बाकी बचा था, जिसे मुयन सीधा वहाँ पे अपने पास आने देता है। और जैसे ही वो नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसी समय मुयन अपने व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जो कि वहाँ पे एक ही झटके के साथ उस पूरे के पूरे ब्लू नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे खा जाता है। और ये खतरनाक नजारा देखकर तो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मुयन अब वहाँ पे अपनी सेकंड फाइट भी जीत चुका था। इवन अब तो काफी सारे लोग वहाँ पे मुयन के नाम की जय जयकार भी करने लगे थे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मुयन को वहाँ पे प्रिंसेस का गार्डियन भी बना दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड शिया वहाँ पे एक लड़की को इशारा करते हुए कहता है कि मुयन को उसके रूम में ले जाओ। वैसे वहाँ पे उस मिशन के अंदर टोटल 10 लेवल के रूम्स थे और मुयन को वहाँ पे एक 7th लेवल का रूम दिया गया था, जबकि 10th लेवल वहाँ पे हाईएस्ट माना जाता था। इवन हम देखते हैं कि जिया, जो कि कभी मुयन की रूममेट हुआ करती थी, वो वहाँ पे सर्वेंट के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन मुयन उसे वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपना शावर लेने लगता है। इसलिए हम देखते हैं कि बेचारी जिया भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मुयन अपने लुक को पूरी तरह से चेंज करने के बाद प्रिंसेस के पास जाते हुए उन्हें वहाँ पे ग्रीट करता है। जिसके बदले में हम देखते हैं कि प्रिंसेस वहाँ पे मुयन को एक 6th लेवल का आर्मर देते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाओ ताकि तुम आगे चलकर अच्छे से मेरी रक्षा कर सको। वहीं लॉर्ड शिया भी वहाँ पे उससे कहता है, अब तुम प्रिंसेस के डायरेक्ट गार्डियन हो तो तुम्हें यहाँ तो मैं आदेश दे सकता हूँ या फिर प्रिंसेस खुद। उसके अलावा तुम्हें किसी और की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारी को संभालने से पहले एक बार अपने सेक्ट से होकर आओ ताकि वहाँ से आने के बाद तुम अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को संभाल सको। जिसके लिए मुयन भी वहाँ पे खुशी खुशी मान जाता है और अगली सुबह ही वो जिया के साथ अपनी फैमिली की तरफ निकल जाता है। जहाँ रास्ते में वो दोनों आपस में बातें करते हुए एक सिटी में पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि वो एक कमजोर सिटी थी तो इसलिए हम देखते हैं कि उस सिटी के लोग मुयन और जिया को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने इतने ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स को अपनी सिटी के अंदर कभी भी नहीं देखा था। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि मुयन की नजर वहाँ पे एक लड़की के ऊपर पड़ती है, जो कि सीधे वहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे जिया से कहता है, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर मुयन भी उस लड़की के पीछे पीछे उसी रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। असल में वो लड़की मुयन की कभी बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी और मुयन की दोस्ती के चलते ही अब वो सीक्रेटली चू फैमिली की बहुत ज्यादा मदद कर रही थी। पर यान फैमिली के बढ़ते प्रेशर के चलते अब उन लोगों को वहाँ पे चू फैमिली की मदद कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसलिए वो लड़की वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। लेकिन अब क्योंकि मुयन वहाँ पे बुरी तरह से बदल चुका था, इसलिए वो लड़की मुयन को वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती। इसलिए मुयन भी वहाँ पे खुद को छुपाते हुए उस लड़की के पास चला जाता है और खुद को चू फैमिली के एक वॉरियर बताता है। जिसके चलते हम देखते हैं कि वो लड़की जिसका नाम मिस किंग था वो तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसके साथ जो मास्टर था वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, हे तुम अपने काम से काम रखो और जाकर अपनी फैमिली को बचाओ, क्योंकि आज रात यान फैमिली तुम्हारी फैमिली के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाली है। उस बुढ़ाऊ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। पर न जाने क्यों मुयन को देखकर मिस किंग को वहाँ पे अजीब सी फीलिंग आती है, इसलिए वो भी वहाँ पे भागते हुए उसके पीछे चली जाती है। और जब वो दोनों वहाँ से बाहर जाकर देखते हैं तो मुयन वहाँ पे अपने हाई ग्रेड की बीस्ट के ऊपर बैठ रहा था। देखकर तो उस बुढ़ाऊ के साथ साथ मिस किंग की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह जाती है। यहाँ पे मुयन मिस जिया से कहता है, मेरी फैमिली के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके पहले अपनी फैमिली की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे इस बीस्ट को लेकर पीछे पीछे आ जाना। और ये कहकर मुयन वहाँ पे नाइट बीस्ट को समन करते हुए बहुत ही तेजी के साथ अपनी चू फैमिली की तरफ निकल गया था। अब ये देखकर तो मिस किंग को वहाँ पे पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो जरूर से ये मुयन ही होगा, इसलिए वो भी वहाँ पे अपने फायर फिनिश बीस्ट को समन करते हुए उसके पीछे पीछे निकल जाती है। हालांकि वो बुढ़ाऊ उसे वहाँ पे रुकना तो चाहता था, लेकिन वो वहाँ पे उसकी एक भी नहीं सुनती। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ पे एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चू फैमिली और यान फैमिली के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी, जिसमें यान फैमिली सीधा सीधा चू फैमिली के लोगों के ऊपर
ऊपर डोमिनेट करते हुए दिखाई देती है। असल में यान फैमिली चू फैमिली की कुछ सामान को चुराना चाहती थी, जो कि अगर चू फैमिली के हाथों से चला जाता तो फिर फ्यूचर में चू फैमिली के लिए सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसलिए हम देखते हैं कि चू फैमिली के कल्टीवेटर्स अपना पूरा दम लगाकर वहाँ पे यान फैमिली का मुकाबला कर रहे थे, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि यान फैमिली अभी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसलिए यानची नाम के कल्टीवेटर वहाँ पे अकेले चू फैमिली के ऊपर भारी पड़ते हुए उनके लोगों को वहाँ पे बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। और आखिर में वो वहाँ पे अपने फ्लाइंग बीस्ट को आदेश देते हुए कहता है, जाकर खत्म कर दो इन सभी को। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैसे ही वो फ्लाइंग बीस्ट वहाँ पे उन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो अचानक से उस फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक हो जाता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे वो आकर उस बीस्ट को लगता है तो वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। और ये खतरनाक अटैक किसी और ने नहीं बल्कि हमारे हीरो मुयन ने किया था, जो देखकर यानची वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में टांग अड़ाने की। और ये कहकर वो दोबारा से वहाँ पे अपने फ्लाइंग बीस्ट को आदेश देते हुए कहता है, जाकर पहले इसे खत्म करो। लेकिन उसका फ्लाइंग बीस्ट वहाँ पे आगे बढ़ पाता उससे पहले हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे अपने नाइट बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और इस अटैक के साथ ही हम देखते हैं कि उस फ्लाइंग बीस्ट का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। मुयन की ऐसी खतरनाक पास को देखा तो जहाँ एक तरफ यान फैमिली के लोग घबराते हुए वहाँ से पीछे हटने लगे थे, तो वहीं दूसरी तरफ चू फैमिली के लोग आगे बढ़कर मुयन का शुक्रिया अदा करने लगे थे। पर एक बात जो कॉमन थी वो ये थी कि किसी को वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन। इसलिए मुयन खुद ही वहाँ पे आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, बिग ब्रदर क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका फोर्थ ब्रदर मुयान हूँ। मुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किसी को वहाँ पे अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो पाता। अपने फोर्थ ब्रदर मुयन की ये बात सुनकर चूनिंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से आगे बढ़कर मुयन को वहाँ पे हक करते हुए कहता है, फोर्थ ब्रदर क्या वाकई में ही ये तुम हो? हमें तो लगा था कि शायद हम लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया। जिसके साथ ही हम लोगों को वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल सीन दिखाया जाता है। और ऊपर से मिस किंग भी वहाँ पे ये सब कुछ देख रही थी, उसे भी वहाँ पे पता चल गया था कि वो वॉरियर असल में कोई और नहीं बल्कि मुयन ही है। हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पे अपने प्यार के वापस आ जाने की वजह से काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही थी। अब जैसे मिस किंग को वहाँ पे सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ पे मुयन का साथ देने के लिए मैदान में आ जाती है। और तब तक जिया भी वहाँ पे पहुंच चुकी थी, जो देखकर मुयन वहाँ पे एक प्लान बनाते हुए जिया के पास जाते हुए उससे कहता है, तुम मेरी फैमिली के लोगों को लेकर चली जाओ यहाँ से। और ये कहकर वो वहाँ पे आगे मिस किंग के पास जाते हुए कहता है, तुम्हें भी यहाँ पे इनके साथ ही जाना होगा। जब ये लोग जंगल से बाहर चले जाएं तो तुम्हें अपने फिनिश का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे जंगल को आग लगा देनी है। हालांकि वो सभी लोग मुयन को वहाँ पे अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मुयन वहाँ पे स्माइल करके उन सभी लोगों को वहाँ पे समझाते हुए कहता है, तुम लोग मेरी चिंता मत करो क्योंकि मैं पहले वाला मुयन नहीं रहा। मुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसका भाई भी वहाँ पे उसके ऊपर यकीन दिखाते हुए अपना सामान और अपने लोगों को लेकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगा था। इवन हम देखते हैं कि मिर्ची अभी वहाँ पे उनका साथ देते हुए उनकी रक्षा कर रही थी, जो देखकर यंकी जल्दी से वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है, तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए रोको उन सभी लोगों को। यंची कैसा कहती है हम देखते हैं कि यंग फैमिली के बाकी सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ टू फैमिली को रोकने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे यंची वहाँ पे उनका साथ देने के लिए आगे बढ़ता है तो मुजान अपने पेट का इस्तेमाल करते हुए उसके पेट बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे की तरफ फेंकते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, पहले जरा मेरा हिसाब किताब तो क्लियर कर दो। और इस तरफ वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट का आगाज हो गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिर्चिया बहुत ही अच्छे तरीके के साथ चू फैमिली की रक्षा कर रही थी, क्योंकि जैसे यन फैमिली का कोई कल्टीवेटर वहाँ पे इनके ऊपर हमला करने के लिए उनके पास आता तो उससे पहले हम देखते हैं कि जिया वहाँ पे अपने सोल पैड का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमला करके उन लोगों को वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक देती। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुजान भी वहाँ पे यंची के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। बेचारे यंची को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वो कल्टीवेटर जो कि कभी एक सोल पैड को भी नहीं पकड़ पाता था, आज वो उसके सामने उसकी मौत बन के खड़ा हुआ था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस किंग भी वहाँ पे मुजान के कई अनुसार अपने फायर फिनिश का इस्तेमाल करते हुए पूरे जंगल में आग लगा देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि पूरे जंगल का रास्ता वहाँ पे पूरी तरह से बंद हो गया था। और यंग फैमिली के वो वॉरियर्स जो कि वहाँ पे लोगों को पीछे कर रहे थे वो भी अब वहाँ पे लोगों के पीछे नहीं आ पा रहे थे। लेकिन ये देखकर चूनिंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर अचानक से वो वहाँ पे जंप लगाते हुए जंगल की तरफ दौड़ लगा देता है। कि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंची वहाँ पे मुजान का मुकाबला करने के लिए अपने सभी सोल पैड्स को बाहर निकाल लेता है, लेकिन इसका भी वहाँ पे कोई फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि मुजान तो वहाँ पे निंगमू और मूजी का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अभी तक भी भारी पड़ रहा था। और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो बस उसके साथ खेलते हुए मजे ले रहा है। और जब मुजान का वहाँ पे खेल खेल के मन बात जाता है तो वो वहाँ पे अपने दोनों बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी सोल बीस्ट को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर देता है। इसलिए यंची वहाँ पे अपने पास एक फ्लाइंग बीस्ट को बाहर निकाल कर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था और अपने उसी फ्लाइंग बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है। जबकि मुजान भी वहाँ पे मूजी के ऊपर बैठा हुआ उसका पीछा कर रहा था, पर अब क्योंकि आगे जमीन ही खत्म हो गई थी तो वो वहाँ पे यंची का और ज्यादा पीछा नहीं कर सकता था। इसलिए यंची तो वहाँ पे खुश होते हुए मुजान का मजाक उड़ाने लगा था, लेकिन उसकी ये खुशी वहाँ पे ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती, क्योंकि हम देखते हैं कि मुजान वहाँ पे मूजी की मदद से एक बहुत बड़ा जंप लेते हुए यंची के ऊपर अपने फायर स्लेश से हमला करते हुए उसे उठाकर सीधा वहाँ पे नीचे खाई में फेंक देता है। और ये सब कुछ वहाँ पे इतना ज्यादा जल्दी हुआ था कि बेचारे यंची को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाया था। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ
अजीब होता है। अचानक से एक सोनिक वेव मुयन और मूजी के साथ आके टकराती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उन दोनों का बैलेंस भी वहाँ पे बिगड़ जाता है और वो दोनों भी वहाँ पे यंगची के पीछे पीछे उसे खाई में करने लगे थे। इस दौरान हम देखते हैं कि चूनिंग भी वहाँ पे मिचिया और मिस किंग के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है और अपने भाई को वहाँ पे खाई में गिरते हुए देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो गया था। लेकिन मिचिया वहाँ पे लोगों को तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, हम लोगों को वापस अपनी सिटी में जाना चाहिए। तो यंग मास्टर बहुत ही जल्द हम लोगों को वहीं पे जाके मिलेंगे। हालांकि उन दोनों को वहाँ पे मिचिया की बातों के ऊपर ज्यादा यकीन नहीं होता, लेकिन इसके अलावा उन लोगों के पास और कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी चुपचाप वहाँ पे मिचिया के पीछे सिटी की तरफ निकल जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे मूजी की मदद से पेड़ों का सहारा लेते हुए किसी तरह से वहाँ पे खुद को बचाते हुए नीचे पहुंच चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे इस वैली को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही वो दोनों वहाँ पे इस वैली में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे दो बीस्ट आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे उन लोगों को देखने को मिलता है कि एक बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो दूसरे वाले बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है, जो देखकर मुयन को वहाँ पे उसके ऊपर तरस आने लगा था, लेकिन वो वहाँ पे उसकी मदद कर पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि वो दूसरे वाला बीस्ट वहाँ पे इवॉल्व होते हुए उस पहले वाले बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करके उसे वहीं पे मौत की घाट उतार देता है। जो देखा तो मुयन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़कर सोल कॉन्टैक्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए जैसे उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करता है तो वो बीस्ट इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हालांकि मूजी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर जैसे हमला करने की कोशिश करते हैं तो मुयन उसे वहाँ पे ऐसा करने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुयन वहीं पे रुककर उस बीस्ट के वापस आने का इंतजार करने लगा था और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। वो बीस्ट दोबारा से वहाँ पे मुयन के पास वापस आते हुए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह मुयन को वहाँ पे उस खतरनाक वैली के अंदर एक और नया सोल बीस्ट मिल गया था, जो कि आगे उसकी जर्नी में उसका काफी ज्यादा साथ देने वाला था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम चूनिंग को देखते हैं, जो कि अपने फैमिली हेड यानी कि अपने ग्रैंडफादर के पास जाते हुए उन्हें मुयन के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बारे में जानकर तो चू फैमिली के सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसके ग्रैंडफादर वहाँ पे अपने लोगों को आदेश देते हुए कहते हैं जल्दी से मुयन को बचाने के लिए कुछ लोगों को वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर भेजो। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि मुयन की वहाँ पे आवाज गूंजती है, जो कि वहाँ पे मुस्कुराते हुए कह रहा था नहीं ग्रैंडफादर, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुयन खुद यहाँ पे आ चुका है। और ये कहकर मुयन वहाँ पे एक बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेता है, जिसके बाद हम लोगों को वहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग का एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है। और जब मुयन वहाँ पे अपने पिता के बारे में पूछता है तो उसके ग्रैंडफादर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं माफ करना मेरे बच्चे, मैंने अपनी गलती के चलते तुम्हारे पिता को टियांची पकोड़ा टावर में भेज दिया है। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मुयन भी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि वो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता से ही करता था। उसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को वहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिचिया मुयन के पास आकर उसे वहाँ पे हमले के बारे में बताते हुए कहती है कि कल रात चू फैमिली के ऊपर हमला एक एल्डर ने करवाया था। जबकि मुझे पता चला है कि यंग फैमिली बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी ऑक्शन करवाने वाली है, जिसमें वे डेमोनिक कार्ड को भी पेश करने वाले हैं, इसलिए सभी डीमन वॉरियर्स उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। हर कोई उस डेमोनिक कार्ड को खरीदना चाहता है। मिचिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मुयन उसे वहाँ पे अपनी स्टोरी रिंग देते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो वो मुझे भी चाहिए, जबकि मैं यंग फैमिली के टेस्ट को चेक करके आता हूँ कि उनके पास भला क्या क्या है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग यंग फैमिली के लोगों को देखते हैं जो कि अपना सारा सामान है कल होने वाली ऑक्शन की तरफ ले जा रहे थे, पर रास्ते में कोई यंग फैमिली के ऊपर हमला कर देता है और अचानक हुए इस हमले से यान फैमिली वहाँ पे पूरी तरह से बुखला जाती है और देखते ही देखते वो लोग मिलकर वहाँ पे यान फैमिली के सारे माल को वहाँ पे आग लगा देते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि यान फैमिली के एल्डर गुस्सा होकर वहाँ पे अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर खत्म कर दो इन सभी को। इवन हम देखते हैं कि वो एल्डर और उसका बेटा भी वहाँ पे मैदान में कूदते हुए अपने बीस्ट को आदेश देते हुए कहते हैं तुम्हारे रास्ते में जो कोई भी आए उसे खत्म करते जाओ। और उन दोनों बाप बेटे के बीस्ट वाकई में वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। उनके रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी बीस्ट आ रहा था वो उसे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म करते जा रहे थे, जो देखकर तो वो दोनों ही बाप बेटे वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस दौरान हम लोग वहाँ पे मुयन को भी देखते हैं, जो कि उन्हीं लुटेरों का रूप ले चुका था और दूसरे वो वहाँ पे इस फाइट को देखते हुए कह रहा था मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस फाइट को जीत पाएंगे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सबसे पहले उसे डिमोनिक कार्ड को हिलाया जाता है, जो कि वुड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता था। अगर कोई वुड एट्रीब्यूट वाला बीस्ट इसे डिफाइन कर लेता है तो वो न सिर्फ खुद को इवॉल्व कर सकता था बल्कि उसी के साथ साथ अपना ब्रेक थ्रू भी कर सकता था। इसलिए उस डिमोनिक कार्ड को खरीदने के लिए यान फैमिली भी अपनी बोली लगा देती है। उसकी बोली वैसे तो वहाँ पे 7 लाख से शुरू होती है, जो कि यान फैमिली ने लगाई थी, लेकिन एक लड़की डायरेक्ट उसकी बोली वहाँ पे 10 लाख लगाते हुए उस डीमन हार्ट को वहाँ पे खरीद लेती है। जो देखकर तो यंग फैमिली का यंग मास्टर जिसका नाम यंग मिंग था वो तो गुस्से से वहाँ पे पागल ही हो गया था, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने भी उनके खिलाफ जाकर बोली लगाने की कोशिश नहीं की थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेविंगटन और उसके बेटा वहाँ पे उन लुटेरों से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे। उन बाप बेटे को वहाँ से भागते हुए देखकर मुयन खुद वहाँ पे उन्हें खत्म करने के लिए उनके पीछे चला जाता है, लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो अपने बाकी के लोगों को आदेश देते हुए कहता है यहाँ पे बचे हुए बाकी सभी लोगों को भी खत्म कर दो। और ये कहकर मुयन खुद वहाँ पे उन दोनों बाप बेटे के पीछे चला जाता है, जो कि दोनों एक जगह पे रुककर खुद को हील करने की कोशिश कर रहे थे। असल में मुयन वहाँ पे उन दोनों बाप बेटे को लूटना नहीं चाहता था, उसका असल मकसद तो उन दोनों को वहाँ पे खत्म करने का था, क्योंकि आज
आज से कुछ साल पहले यंग फैमिली ने अपने फायदे के लिए बाकी तीनों फैमिलीज के यंग मास्टर्स को पकड़कर डीमन पैलेस के हवाले किया था और इसी बात का बदला लेने के लिए मुयन अब वहाँ पे पहुंच चुका था। अब जैसे ही वहाँ पे उन दोनों बाप बेटे को पता चलता है कि मुयन वहाँ पे उन दोनों को मारने के इरादे से आया है, तो वो दोनों ही वहाँ पे अपने अपने सोल बीस्ट को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। पर मुयन तो पहले से ही वहाँ पे सबके लिए तैयार था, इसलिए अब की बार वो सबसे पहले वहाँ पे मूजी को ही बाहर निकालता है। देखते हैं कि मूजी अकेले वहाँ पे उन दोनों के सोल बीस्ट की ऊपर पारी पड़ रही थी। ये देखकर उस यंग मास्टर को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो खुद ही वहाँ पे अपनी सोल को लेकर मुयन के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन मुयन वहाँ पे उसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ टोकर उसे वहाँ पे किक मारते हुए उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे डिंगमू की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से फ्रीज भी कर चुका था। और इस दौरान हम देखते हैं कि मूजी भी वहाँ पे अपना कमाल दिखाते हुए वो दोनों सोल बीस्ट को वहाँ पे खत्म कर देती है। और जब इस मौके का फायदा उठाकर मैंगटियन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो मूजी वहाँ पे अपनी ब्लू फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए पीछे से वहाँ पे उसके ऊपर भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है, जिसके साथ ही उसका खेल भी वहीं पे खत्म हो गया था। और सब कुछ खत्म होने के बाद लुशिया का चेला वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि ये सब कुछ देखकर वहाँ पे घबराते हुए कहता है मुझे जितना जल्दी हो सके इस सब के बारे में जाकर लुशिया को बताना होगा। वहीं मुयन जो कि वहाँ पे ये सब कुछ छुप के देख रहा था, वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ ऑक्शन के अंदर एक 6 लेवल का सोल आर्मर लाया जाता है, जिसे देखकर तो सभी लोग वहाँ पे उसे खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। इसलिए सबसे पहले यान फैमिली वहाँ पे उस टायर के ऊपर बोली लगाते हुए कहती है हम इस सोल आर्मर के लिए 4.5 मिलियन देने को तैयार है। लेकिन तभी एक वॉरियर वहाँ पे आकर उन लोगों को बताता है कि मास्टर माफ कीजिएगा, लेकिन हम इतने ज्यादा महंगे टायर को अफोर्ड नहीं कर सकते। अपने उस वॉरियर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यान फैमिली का मास्टर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से उसकी फैमिली के साथ ये सब हो क्या रहा है। और ऊपर से अभी तक मैंगटियन भी वहाँ पे नहीं पहुंचा था और सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि वो लड़की जो कि और कोई नहीं बल्कि जिया ही थी, वो उस टायर की बोली 5 मिलियन लगा देती है, जो देखकर यान फैमिली के लोग उससे के मारे वहाँ पे पागल होने लगे थे। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मुयन खुद भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जिसे लेने के लिए जिया खुद जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि यान फैमिली भी वहाँ पे गुस्से में आकर उस टायर की कीमत 5.5 मिलियन लगा देती है, जिसपे मुयन भी वहाँ पे बोली को आगे नहीं बढ़ाता। पर क्योंकि अब यान फैमिली वहाँ पे पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी, तो इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उस टायर के पैसे नहीं दे पाते, जिसके चलते वो टायर वापस से वहाँ पे मिजिया के पास आ जाता है। और इस तरह यान फैमिली की वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। जबकि मुयन भी वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था जब तुम लोगों के पास पैसे थे ही नहीं तो इतनी ज्यादा बोली क्यों लगा रहे थे। मुयन की यह बात सुनकर वो लोग वहाँ पे मुयन को धमकी देते हुए कहते हैं हम लोग तुम्हें बाद में देख लेंगे। और वो दोनों ही दादा पोता वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि मुयन को सबक सिखाने के लिए वो अपनी फैमिली के सबसे पावरफुल वॉरियर यंगशा को बुलाएंगे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे कुछ दिनों बाद एक ग्रेट कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे चारों मेजर फैमिलीज आपस में कॉम्पीट करने वाली थी और सिटी के सभी लोग वहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। और क्योंकि पिछले कई सालों से इस ग्रेट कॉम्पिटिशन को यान फैमिली जीते हुए आ रही है, तो इसलिए अब की बार भी लोगों को यही लग रहा था कि इस बार का कॉम्पिटिशन भी यान फैमिली ही जीतेगी। पर वो लोग बेचारे कहाँ जानते थे कि इस बार चू फैमिली वहाँ पे उन सभी लोगों को पूरी तरह से हैरान कर देने वाली है। खैर सबसे पहला मैच वहाँ पे चू फैमिली और लू फैमिली के दरमियान होता है, जहाँ पे चू फैमिली की तरफ से आता है मुयान, वहीं लू फैमिली लू युआन को आगे भेजती है। पर ये फाइट वहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं चल पाती, क्योंकि हम देखते हैं कि मुयान आते साथ ही वहाँ पे अपनी नई सोल पेट जिसका नाम उसने ज़ेंग्यू रखा था उसे बाहर निकालता है, जो कि आगे बढ़ते हुए अपने एक अटैक के साथ लू युआन के सोल पेट के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। और इसके साथ ही मुयान वहाँ पे अपनी पहली फाइट जीत चुका था, जो देखकर जहाँ एक तरफ बाकी सभी फैमिलीज के लोग बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आज कई सालों बाद चू फैमिली के लोग वहाँ पे खुशी मना रहे थे, क्योंकि पहले तो चू फैमिली को हर साल हार का सामना करना पड़ता था। अगले 4 दिनों तक मुयान लगातार वहाँ पे इस तरह की काफी सारी फाइट्स करता है, जिन्हें मुयान वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ जीतता जा रहा था। इसके चलते अब मुकाबला सिर्फ चू फैमिली और यान फैमिली के बीच में ही रह गया था, क्योंकि सेमीफाइनल्स के लिए ये दोनों ही बड़ी फैमिलीज क्वालिफाई कर जाती हैं। जबकि अपनी फैमिली को सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते हुए देखा तो चू फैमिली के लोगों की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सभी लोग मुयान की वहाँ पे बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे थे, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुयान की वजह से ही हो पाया था। पर मुयान को वहाँ पे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो ठान चुका था कि वो अपनी फैमिली को दोबारा से टॉप पे ले जाएगा, जिसके लिए अभी उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी बाकी थी। खैर इसी तरह देखते ही देखते सेमीफाइनल भी चू फैमिली जीत जाती है और अब हम लोगों को फाइनल्स वाले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज आखिरी और सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा था चू फैमिली और यान फैमिली के दरमियान। पर हम देखते हैं कि ये फाइनल्स भी वहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं चल पाता। यान फैमिली की तरफ से गियान नाम के कल्टीवेटर वहाँ पे मुयान का मुकाबला करने के लिए आगे आता है, जो कि मुयान की पिछली फाइट्स देखकर ऑलरेडी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। और जैसे मुयान उसके ऊपर अपना पहला अटैक आता है, तो जियान घबराते हुए वहाँ पे खुद ही अपनी हार मान लेता है। पर मुयान तो आज कुछ और ही ठान के आया था। वो अब इस दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, जिसके लिए किसी एक फैमिली का खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए मुयान वहाँ पे आगे बढ़ते हुए यंग फैमिली की यंग मास्टर मिंग को चैलेंज कर देता है। पर उससे पहले ही हम देखते हैं कि एक और बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बैटलफील्ड में आते हुए मुयान से कहता है मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि यंग शाओ ही था, जो कि वैसे तो इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं करता था, पर वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ मुयान की ट्रू आइडेंटिटी को वहाँ पे सबके सामने ले आता है। और साथ ही साथ यान फैमिली के लोगों को वहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि पिछले कुछ समय से उनकी यान फैमिली के साथ जो
कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुयन ही था। इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर उन दोनों के दरमियान एक लाइफ एंड डेथ बैटल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये बात अब कंपटीशन की हद से बहुत ज्यादा आगे जा चुकी थी, इसलिए फाइट करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। खैर जैसे उन दोनों के दरमियान वहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है तो मुयन सबसे पहले वहाँ पे अपने निंगू को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर यंग शाओ वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए मुयन के बीच के ही जैसे एक आईसेफ को बाहर निकाल लेता है। खैर मुयन वहाँ पे इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन दोनों के दरमियान वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वो दोनों ही आईसेल्फ अपना पूरा दम लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमले करने लगे थे। और उनकी इस खतरनाक फाइट के चलते पूरा का पूरा बैटल अरीना तो वहाँ पे फ्रीज हो चुका था, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया था। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सभी लोगों की नजरें वहाँ पे इस खतरनाक फाइट के ऊपर ही टिकी हुई थी। लेकिन हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपने डीमन ट्री को बाहर निकालकर उसके साथ निंगू की पास को मर्ज कर देता है और वहाँ पे यंग शाओ वाले आईसेल्फ के ऊपर एक डुअल अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है, जिसके चलते अब वो आईसेल्फ अपनी जगह पे उठ भी नहीं पा रहा था। लेकिन ये देखकर यंग शाओ को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जल्दी से वहाँ पे अपने ब्लू नाइटमेयर बीस्ट को बाहर निकालते हुए डीमन ट्री के ऊपर अपनी ब्लू फ्लेम से हमला कर देता है और उस फ्लेम का सीधा सीधा असर वहाँ पे मुयन के ऊपर हो रहा था, जो देखकर तो यंग मास्टर यंग वहाँ पे खुशी के मारे उछलने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था अब मुयन का खेल पक्का खत्म है। लेकिन तभी मुयन वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए अपने व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी की पूरी ब्लू फ्लेम को वहाँ पे डिवोर कर लेता है, जो देखकर तो यान फैमिली के लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुयन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, जबकि यंग शाओ भी वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से अपने ब्लू नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे वापस बुला लेता है, क्योंकि वो वहाँ पे ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे बाहर आ जाता है तो वो उसकी ब्लू नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे खा जाएगा। इसलिए वो वहाँ पे मुयन का मुकाबला करने के लिए एक लाइन सोल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जिसका मुकाबला करने के लिए मुयन भी वहाँ पे अपने सोल बीस्ट ज़ेनियो को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर यान फैमिली के लोग एक बार फिर से वहाँ पे मुयन का मजाक उड़ाने लगे थे कि क्या मजाक है, ये घटिया सा सोल बीस्ट है अब इस लाइन बीस्ट का मुकाबला करेगा। पर एक तो ज़ेनियो की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ऊपर से मुयन वहाँ पे अपनी ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर फायर पावर भी डाल देता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो लाइन सोल बीस्ट वहाँ पे ज़ेनियो के ऊपर भारी पड़ने लगा था, जो देखकर अब तो वहाँ पे सभी लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि ये फाइट पक्का मुयन हारने वाला है। पर क्योंकि ज़ेनियो के पास हीलिंग पावर थी तो इसलिए वो वहाँ पे हर बार घायल होने के बाद खुद को हील करता जा रहा था, और ये बात वहाँ पे उस लाइन बीस्ट के लिए भी काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर रही थी। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यंग शाओ वहाँ पे इसके ऊपर एक के बाद एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करवाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ज़ेनियो वहाँ पे अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा कमबैक करता है और उस लाइन बीस्ट के ऊपर अपने बड़े बड़े सिंगों से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उसका खेल वहीं पे खत्म कर देता है, जो देखकर यंग शाओ को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अब की बार अपने सबसे पावरफुल सोल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जो कि असल में एक हाइब्रिड बीस्ट था जिसे वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। जबकि उस हाइब्रिड बीस्ट का मुकाबला करने के लिए मुयन वहाँ पे मूसी को आगे भेज देता है। हालांकि यंग शाओ वहाँ पे अपने हाइब्रिड बीस्ट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था, पर मूसी वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए एक के बाद एक उस हाइब्रिड बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देती है। हालांकि यंग शाओ इसके साथ ही वहाँ पे हार चुका था, लेकिन मुयन वहाँ पे मूसी को आदेश देते हुए कहता है इसे खत्म कर दो, लेकिन खत्म करने से पहले इसे अच्छी तरह दर्द का एहसास होना चाहिए। मुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूसी भी वहाँ पे एक के बाद एक लगातार उस हाइब्रिड बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करते हुए वहाँ पे खत्म कर देती है। जिसके बाद जैसे मुयन वहाँ पे यंग शाओ को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो इस दौरान हम देखते हैं कि यंग वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ पीछे से अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे मुयन की बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से मुयन वहाँ पे थोड़ा घायल हो गया था, जो देखकर तो मुयन के फेस के ऊपर एक ईवल स्माइल आ जाती है। उसे वहाँ पे यंग मैन को खत्म करने का एक रीजन जो मिल गया था, वहीं अपने मास्टर के ऊपर हमला होते हुए देखकर मूजी जल्दी से वहाँ पे यंग मैन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि यंग शाओ उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन मूजी वहाँ पे उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधे यंग मैन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर देती है। और बेचारा यंग शाओ वहाँ पे कुछ सोए समय पाता उससे पहले हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे अपनी ब्लू फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर भी हमला करके उसे वहाँ पे खत्म कर देती है। इस तरह मूजी वहाँ पे एक ही बार में उन दोनों को वहाँ पे खत्म कर देती है। वहीं अपने पोते को वहाँ पे इस तरह से मरते हुए देखकर मास्टर यंग वहाँ पे जल्दी से बैटलफील्ड के अंदर आते हुए मुयन को वहाँ पे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखकर मास्टर चू भी वहाँ पे बीच में आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे उन दोनों ही फैमिलीज के दरमियान वो खतरनाक बैटल वहाँ पे स्टार्ट हो पाती उससे पहले हम देखते हैं कि एक वॉरियर वहाँ पे आते हुए मास्टर यान के कान में कुछ बताता है, जिसे सुनकर मास्टर यान जल्दी से वहाँ पे अपने सभी वॉरियर्स को लेकर वापस अपनी यंग फैमिली की तरफ निकल जाते हैं। और ये सब कुछ वहाँ पे मुयन के बिछाए हुए प्लान के अनुसार ही हो रहा था, क्योंकि जैसे यान फैमिली के लोग वहाँ से जाते हैं तो मिस जिया वहाँ पे मुयन के पास आते हुए उससे कहती है, यंग मास्टर आपने जैसे कहा था वो सब कुछ मैंने कर दिया। ये जानकर मुयन वहाँ पे जल्दी से अपनी टू फैमिली को वहाँ से वापसी के लिए भेज देता है, क्योंकि अब उन लोगों को वहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं होने वाला था। खैर अपनी फैमिली को रवाना करने के बाद मुयन वहाँ पे मिस जिया के पास जाते हुए उससे कहता है, अब तुम भी यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा भी यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। क्योंकि मुयन जानता था कि इतना सब होने के बाद फैमिली अब
खामोश नहीं बैठने वाली। इसलिए मुयन पहले से सब कुछ वहाँ पे सेट करना चाहता था ताकि उसके प्यारों को यान फैमिली कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। खैर सब कुछ सेट करने के बाद हम देखते हैं कि मुयन भी अपनी आगे की मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है कि तभी उसे प्रिंसेस का एक खत मिलता है जिसमें प्रिंसेस उसे वापस आने के लिए कह रही थी। हालांकि मुयन सबसे पहले अपनी चू फैमिली को सेफली दूसरी रीजन तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो प्रिंसेस के ऑर्डर से इनकार भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप प्रिंसेस से मिलने के लिए चला जाता है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को एक बोन टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मुयन के माता पिता की मुलाकात होती है, जहाँ पे मास्टर मोटियान कोल्ड टूर में अपनी बीवी से कहता है आज मैं वो सब कुछ वापस लेने के लिए आया हूँ जिसके ऊपर मेरा हक है। जिसपे मुयन की माँ भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि अपनी ये बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है। जिसपे मास्टर मोटियान वहाँ पे साफ साफ झूठ बोलते हुए कहते हैं मैंने तुम्हें कहा ना कि उसे आज से 4 साल पहले ही डीमन लॉर्ड चियान ने अपने पैलेस के अंदर मार दिया था। ये सुनकर हम देखते हैं कि मुयन की माँ को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसे की वजह से उसका स्पिरिचुअल और खुद ब खुद ही वहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर आने लगा था और वो चिल्लाते हुए मास्टर मोटियान से कहती है अपनी ये बकवास बंद करो। उस लेडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर मोटियान भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपनी एनर्जी को भी अनलीश करना शुरू कर देते हैं जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उस लेडी की औरत को भी सप्रेस कर रही थी, जो देखकर वो लेडी भी वहाँ पे घबराते हुए कहती है मुझे बस ये बता दो कि आखिर वो शियान मिंग मुझे कहाँ मिलेगा। उस लेडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर मोटियान वहाँ पे शांति के साथ उसे जवाब देते हुए कहते हैं चिंता मत करो, मैं खुद उसे अपने हाथों से मारने वाला हूँ। लेकिन वो लेडी वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो चुपचाप वहाँ से जाते हुए कहती है तुम मारोगे इसे जो कि खुद अपनी जान बचाते हुए भागता फिर रहा है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बहुत जल्द उसे ढूंढकर खत्म कर दूंगी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम मुयन को देखते हैं जो कि एक बहुत लंबे सफर के बाद प्रिंसेस से मिलने के लिए पहुंच चुका था। यहाँ पे प्रिंसेस मुयन को देखकर सिर्फ उसे एक ही सवाल पूछती है तुम वर्ल्ड कॉन्शियसनेस के बारे में क्या जानते हो। जिसपे मुयन वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, बस मुझे इतना ही पता है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसपे प्रिंसेस उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, असल में हमारा डीमन पहले से एक सोल अलायंस की तरह है और बाहर की दुनिया में इस तरह के और भी काफी सारे अलायंसेस मौजूद है जिनके साथ हम लोगों को भी कॉम्पीट करना पड़ता है। तो आज मैं तुम्हें उसी कॉम्पिटिशन के लिए ही ले जा रही हूँ। असल में प्रिंसेस मुयन को इस जर्नी के बाद इतना ज्यादा पावरफुल बना देना चाहती थी कि दुनिया में कोई भी मुयन का मुकाबला ना कर सके, और क्योंकि मुयन उसका गार्डियन था तो इस तरह प्रिंसेस के ऊपर भी कोई भी खतरा नहीं आ सकता था, जिसके लिए मुयन भी वहाँ पे खुशी खुशी मान जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ पे जियांग फैमिली के यांग फंग और मुयन के दरमियान फाइट होते हुए दिखाई जाती है। इस खतरनाक फाइट के लिए मुयन वहाँ पे म्यूजिक का इस्तेमाल कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग फंग वहाँ पे एक थंडरबर्ड का इस्तेमाल कर रहा था जो कि काफी ज्यादा घमंडी था और मुयन को किसी कीड़े की तरह बहुत ही ज्यादा कमजोर समझता था। पर मुयन उसकी ये गलतफहमी बहुत ही जल्द दूर कर देता है, क्योंकि जैसे उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है तो मुयन वहाँ पे उसके ऊपर हमला करते हुए उसे बहुत ज्यादा हैरान कर चुका था। हालांकि जियांग फंग भी कम नहीं था और पहले पहले वो मुयन के ऊपर भारी भी पड़ रहा था, पर ये तो मुयन की स्ट्रेटेजी थी। वो जानबूझकर पहले पहले फाइट में खुद को कमजोर दिखा रहा था, जिससे जहाँ एक तरफ जियांग फंग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस को मुयन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि मुयन अचानक से वहाँ पे फाइट में कम बैक करते हुए मूजी की मदद से उसे सीधा उस थंडरबर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। हालांकि वो थंडरबर्ड लगातार मूजी के ऊपर अटैक करने लगा था, लेकिन वो वहाँ पे अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी हमलों को वहाँ पे डॉज करते हुए जाकर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जियांग फंग के बर्ड बीस्ट का खेल भी वहीं पे खत्म हो गया था। इवन हम देखते हैं कि क्योंकि जियांग फंग ऊपर हवा में था तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ही उसका बर्ड बीस्ट वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो वो खुद भी उड़ता हुआ सीधा नीचे रिवर के अंदर जाके गिरता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग फंग वहाँ पे अपने सोल आर्मर का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेता है और उसके बाद दोबारा से वहाँ पे रिवर से बाहर आते हुए कहता है तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे पेट को डिस्ट्रॉय करके तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और ये कहकर अब की बार वो वहाँ पे मुयन का मुकाबला करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइस सोल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जो कि बाहर आते साथ ही हम देखते हैं कि बहुत ही अग्रेसिवली मूजी के ऊपर हमले करने लगा था। असल में जियांग फंग वहाँ पे मुयन को जितना जल्दी हो सके हराकर प्रिंसेस की नजरों में खुद को महान दिखाना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि मूजी भी वहाँ पे कम नहीं थी, वो भी उसे वहाँ पे बराबरी की टक्कर देते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए उसे उठाकर पीछे की तरफ फेंक देती है। और बेचारे जियांग फंग के लिए सबसे दिक्कत वाली बात तो ये थी कि जब भी उसका आइस सोल बीस्ट वहाँ पे मूजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता तो मूजी वहाँ पे अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को वहाँ पे डॉज कर देती, जिसके चलते हम देखते हैं कि जियांग फंग का आइस सोल बीस्ट वहाँ पे बार बार हमला करने की वजह से कमजोर पड़ने लगा था। अब जैसे जियांग फंग को वहाँ पे इस बात का एहसास होता है तो वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अचानक से अपने आइस सोल बीस्ट के पावर को बढ़ा देता है, जिसके चलते आइस सोल बीस्ट वहाँ पे मूजी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे उठाकर सीधा वहाँ पे रिवर के अंदर फेंक देता है, जिसके चलते मूजी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई थी। जो देखकर सभी लोगों को वहाँ पे यही लग रहा था कि शायद मुयन वहाँ पे ये फाइट हार चुका है। लेकिन मूजी वहाँ पे एक बार फिर से सभी लोगों को हैरान करते हुए उठ खड़ी होती है। अब अटैक करने की बारी मूजी की थी, जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जो देखकर आइस सोल बीस्ट वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन मूजी वहाँ पे उसके हमले को डॉज करते हुए जाकर अपनी 6 टेल्स का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे उसके अंदर जकड़ लेती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी फ्लेम पावर का इस्तेमाल करते हुए उस आइस सोल बीस्ट को वहाँ पे कमजोर करने लगी थी। और
अगर वहाँ पे ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता तो मूजी वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसे खत्म कर देती। इसलिए जानफेंग वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपने आइस सोल बीट की पावर को वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसके चलते हम देखते हैं कि मूजी की टेल्स भी वहाँ पे फ्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते मूजी को वहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए अपनी 6 टेल्स कुर्बान करनी पड़ती है। जो देखकर तब सभी लोगों को वहाँ पे यही लग रहा था कि अब तो इस फाइट का फैसला हो चुका है, लेकिन मूजी वहाँ पे एक बार फिर से सभी को हैरान करते हुए इवॉल्व होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे मूजी की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और जब उसकी एवोल्यूशन खत्म होती है तो सभी लोगों की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह चुकी थी, क्योंकि अब वहाँ पे मूजी के पास 6 की बजाय 9 टेल्स आ चुकी थी। तो देखकर तो किसी को भी वहाँ पे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोई वहाँ पे कुछ सोया समय पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे लाइट की स्पीड से आगे बढ़ते हुए जाकर अपने एक ही अटैक के साथ उस आइस सोल बीट का खेल वहीं पे खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि मूजी तो वहाँ पे जानफेंग के ऊपर भी हमला करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि मास्टर जान वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है हम लोग अपनी हार मानते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मूजन ऑफिशियली वहाँ पे उस फाइट को जीत चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड शिया का वो चेला कि वहाँ पे हर समय मूजन के ऊपर नजर रखा करता था, वो वहाँ पे लॉर्ड शिया के पास जाते हुए उन्हें बताता है कि मूजन ने बहुत ही चालाकी के साथ न सिर्फ यंगशा को खत्म कर दिया है, बल्कि उसी के साथ साथ वो अपनी ट्रू फैमिली को भी यहाँ से कहीं दूर भेज चुका है। और सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात तो ये है कि उसका वो फॉक्स बीस्ट इवॉल्व होते हुए अब 9 टेल्स फॉक्स बीस्ट बन गया है। ये सुनकर हम देखते हैं कि लॉर्ड शिया को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से से वहाँ पे अपने उस रन को मार देने वाला था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे उसका दिमाग काम कर जाता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है रुको 1 मिनट, आखिर ये लड़का एक के बाद एक अपने सोल बीस्ट को इवॉल्व कैसे करता जा रहा है? ऐसा तो सिर्फ तभी हो सकता है अगर किसी के पास वो सोल एग मौजूद हो। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि लॉर्ड शिया को वहाँ पे सारी बात समझ आ जाती है कि इसका मतलब है कि वो सोल एग जिसकी मैं पिछले इतने सालों से तलाश कर रहा हूँ वो उस मूयन के पास है। तो हो ना हो जरूर से वो अज़ूर ड्रैगन उसके साथ मिला हुआ होगा। अरे यार, इस बात के ऊपर मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? जिस चीज की मैं तलाश कर रहा था वो मेरी आंखों के सामने थी और मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया। और ये सोचकर हम देखते हैं कि लॉर्ड शिया वहाँ पे अपने सोल्जर को आदेश देते हुए कहता है जल्दी से हमारे सभी इलाइट वॉरियर्स को इकट्ठा करो, हमें एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम करना है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग मूजन को देखते हैं जो कि अब क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था, तो इसलिए वो वहाँ पे अपने सोल सी रैलम के अंदर आते हुए व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट से कहता है आज से तुम मेरी सोल पावर को सिर्फ 20% तक ही डिवोर करोगे। हालांकि व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे उसकी ये बात पसंद तो नहीं आती, लेकिन जब मूजन वहाँ पे अपने सभी सोल बीस्ट की मदद से अपनी साइज को बढ़ाता है तो मजबूरन व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को भी वहाँ से जाना पड़ता है। तभी मूजन को वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है और ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस थी, जो कि वहाँ पे अपना भेष बदल कर मूजन के कमरे में आकर उसका सामान चेक कर रही थी। क्योंकि आज मूजी ने जो अपना एवोल्यूशन किया था उसने सभी के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया था कि आखिर मूजन वहाँ पे एक के बाद एक अपने सोल बीस्ट को इवॉल्व कैसे करता जा रहा है। और मूजन को भी वहाँ पे समझते देर नहीं लगती कि आखिर प्रिंसेस के वहाँ पे आने का क्या मकसद है। इसलिए वो अपनी डैगर को वहाँ पे प्रिंसेस की गर्दन के ऊपर रखते हुए कहता है क्या आप मुझे बता सकते हो कि इतनी रात को मेरे कमरे में आने का क्या मतलब है? जिसपे प्रिंसेस वहाँ पे मूजन को साफ साफ जवाब देते हुए कहती है लॉर्ड शामिंग को पता चला है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम बार बार मूजी को इवॉल्व कर रहे हो और उसी को तलाश करने के लिए वो तुम्हारे पास आ रहा है। हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे ये भी पता चल गया था कि आज रात तुम इस सिटी को छोड़कर चले जाने वाले थे। तुम जहाँ भी जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन तुम्हें मूजी को मेरे पास ही छोड़ के जाना होगा। पर मूजी तो खुद ही वहाँ पे इस बात से इनकार कर देती है, जो देखकर प्रिंसेस वहाँ पे उदासों का जवाब देते हुए कहती है कोई बात नहीं, लेकिन मैं पहले ही तुम्हें सुधार कर देना चाहती हूँ। लॉर्ड शानमिंग के सोल्जर्स यहाँ पे चारों तरफ फैल चुके हैं, इसलिए तुम्हारे यहाँ से भाग पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। प्रिंसेस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूजन वहाँ पे प्रिंसेस को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है चिंता मत करो, मेरे पास यहाँ से निकलने का बहुत अच्छा मौका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मूजन वहाँ पे प्रिंसेस को अपना बंदी बनाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि प्रिंसेस के चलते कोई भी सोल्जर वहाँ पे मूजन का रास्ता रोकने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। और वहाँ से काफी दूर आने के बाद प्रिंसेस वहाँ पे मूजन से कहती है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से जितना हो सके दूर चले जाओ और यहाँ पे कभी भी लौट कर वापस मत आना। प्रिंसेस की इस मदद के लिए हम देखते हैं कि मूजन उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मूजन उसे वहाँ पे अलविदा कहते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भाग गया था। मूजन के वहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि लॉर्ड शामिंग के सोल्जर्स भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक मूजन वहाँ से जा चुका था। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे इनमें से एक सोल्जर किसी तरह से मूजन तक पहुंच जाता है, जो कि लगातार पीछे से वहाँ पे मूजन का रास्ता रोकने के लिए उसके ऊपर हमले किए जा रहा था। और इसी तरह वहाँ पे भागते भागते मूजन एक ऐसी खाई के पास पहुंच जाता है जहाँ से आगे बढ़ने का और कोई भी रास्ता नहीं था। और इस मौके का फायदा उठाकर वो सोल्जर वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करते हुए मूजन को वहाँ पे उसके अंदर ट्रैप कर चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन सारी की सारी स्पिरिचुअल रूट्स को वहीं पे जला देती है। और बेचारा वो सोल्जर वहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि मूजन वहाँ पे मूजी को लेकर उस खाई में सीधा नीचे की तरफ कूद जाता है। पर वो सोल्जर भी वहाँ पे इतनी आसानी के साथ उसका पीछे छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पे अपने बर्ड बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए उस खाई में सीधा नीचे की तरफ चला जाता है। लेकिन वो वॉरियर वहाँ पे पूरी तरह से उस खाई में नीचे पहुंच पाता उससे पहले हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए
हुए उसे वहाँ पे उसके सोल पैड के साथ ही जला देती है। और जब थोड़ी देर के बाद लॉर्ड शामिंग अपनी आर्मी के साथ वहाँ पे पहुंचता है तो उसे अपना वो वॉरियर वहीं पे मरा हुआ दिखाई देता है, जो देखकर लॉर्ड शामिंग वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और साथ ही साथ उसे वहाँ पे ये भी पता चल गया था कि मुजन इस रीजन के बॉर्डर को पार करने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो बॉर्डर पार करने में कामयाब हो जाता है तो वो किसी हद तक मुझसे और मेरी आर्मी से बचने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन उस बॉर्डर तक पहुंचने के लिए मुजन को यहाँ पे एक 9th लेवल के मिस्टीरियस जंगल को पार करके आगे बढ़ना था। और इस खतरनाक जंगल के बारे में मशहूर था कि आज तक जो कोई भी इसके अंदर जिंदा गया है वो कभी भी वहाँ से लौटकर वापस नहीं आ पाया। और सबसे बड़ी बात है, इस खतरनाक जंगल को डीमंस का असली घर भी कहा जाता है। वहीं मुजन जब एक पेड़ का सहारा लेकर ऊपर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े माउंटेन्स दिखाई देते हैं। उस जगह को देखकर मुजन वहाँ पे उस जगह की खूबसूरती में खोते हुए कहता है कितनी प्यारी जगह है। लेकिन आपको तो पता ही है, कहा जाता है कि जो जगह जितनी ज्यादा प्यारी होती है वो असल में उतनी ज्यादा खतरनाक होती है। पर मुजन यही तो चाहता था ताकि लॉर्ड शामिंग खुद ब खुद ही उसका पीछा छोड़ दे। इसलिए हम देखते हैं कि मुजन वहाँ पे अपने नाइट बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उस जंगल को पार करने लगा था। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स दोबारा से वहाँ पे मुजन तक आ पहुंचते हैं, लेकिन वो अपने नाइट बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे पूरे जंगल के अंदर एक इल्यूजन फैला देता है, जिसमें बेचारे वो सभी सोल्जर्स भी वहाँ पे फंस जाते हैं। इसलिए मुजन उन सभी को वहाँ पे अलग अलग दिशा में दिखाई दे रहा था, इसलिए वो सभी मुजन को पकड़ने के लिए उसके पीछे निकल जाते हैं। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर असली मुजन तो वहाँ पे एक दूसरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एक सोल्जर वहाँ पे उसके रास्ते में आ जाता है, जिसके साथ मूजी वहाँ पे फाइट करने लगती है। लेकिन उनकी फाइट की वजह से बाकी सभी सोल्जर्स का ध्यान भी उसी तरफ जा रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी लोग भी वहाँ पे उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे इस बात का एहसास वहाँ पे मुजन को होता है तो वो वहाँ पे मूजी से कहता है बस करो, हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते, हम लोगों को अपने प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ना होगा। और उसके बाद मुजन वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सोल्जर जिसके साथ मुजन वहाँ पे फाइट कर रहा था वो तो वहाँ पे उसके पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए मुजन वहाँ पे थोड़ा दूर जाने के बाद एक जगह पे आकर रुककर अपनी डीमन ट्री को बाहर निकाल लेता है, जिसके स्पीचर रूट्स का इस्तेमाल करते हुए जैसे वो वहाँ पे सोल्जर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि लॉर्ड शामिंग भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि आते साथ ही अपने खतरनाक अटैक के साथ मुजन के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि सीधा वहाँ पे मुजन को देखते हुए कॉल टून में कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी के साथ मुझसे बचकर भाग जाओगे। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने पास से एक 8 लेवल के डिमोनिक सोल पैड को बाहर निकाल लेता है, जो कि देखने में इतना ज्यादा खतरनाक था कि बाकी के सभी सोल बीस्ट उसे वहाँ पे देखकर ही घबरा रहे थे। और जैसे वो वहाँ पे अपने उस खतरनाक बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए मुजन के ऊपर अटैक करता है तो मुजन वहाँ पे अपने डीमन ट्री का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है। और उसके से एक अटैक ने ही मुजन को वहाँ पे पूरी तरह से हिला के रख दिया था। और साथ ही साथ मुजन को वहाँ पे एहसास हो गया था कि अगर वो यहाँ पे अपने सभी सोल बीस्ट का इस्तेमाल करता है वो तभी यहाँ पे इस खतरनाक बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड शामिंग वहाँ पे मुजन को और कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे अपने उस खतरनाक डीमन बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से वहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे रोकने के लिए मुजन अभी वहाँ पे अपने दूसरे सोल पैड को वहाँ पे समन कर ही रहा था कि तभी उस अटैक के चलते वो वहीं पे नीचे की तरफ गिर जाता है। जैसे मुजन वहाँ पे नीचे जाके गिरता है तो हम देखते हैं कि लॉर्ड शामिंग भी अपनी आर्मी के साथ नीचे जाकर मुजन के ऊपर अपना और प्रेशर डालते हुए उससे कहने लगा था तुम जानते हो कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए चुपचाप वो चीज मेरे हवाले कर दो। जो देखकर मुजन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है मूजी आ जाओ। मुजन कैसा कहती है हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे अपने पीछे काफी ज्यादा खतरनाक डिमोनिक कोरा को लेकर वहाँ पे उनके पास आ जाती है और खुद वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मुजन को अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से भाग जाती है। जबकि वो खतरनाक डिमोनिक कोरा वहाँ पे लॉर्ड शामिंग और उसकी आर्मी को वहाँ पे चारों तरफ से घेर चुका था, जिसके चलते उन लोगों को वहाँ पे आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि मुजन वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था और साथ ही साथ वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कह रहा था अभी तो मेरे पास तुम लोगों से निपटने के लिए काफी सारे प्लान मौजूद है, आ जाओ। और ये कहकर मुजन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जंगल के काफी अंदर आ गया था, जहाँ पे उसका नाइट डीमन बीस्ट है। बाहर आकर मुजन को वहाँ पे इशारे से कहने लगा था कि मैं सामने वाले पेड़ के ऊपर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। इसलिए मुजन भी वहाँ पे खुशी खुशी उसके साथ वहाँ पे उस बड़े से पेड़ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे लोगों को अपने सामने एक छोटा सा डीमन दिखाई देता है, पर वो लोग उसे वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आराम करने लगते हैं। लेकिन नाइट डियर बीस्ट वहाँ पे सारी एलेक्सस की पावर को डिवोर करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगा था और देखते देखते वो वहाँ पे इवॉल्व करते हुए लेवल 6 के बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया था। लेकिन नाइट डियर बीस्ट अभी भी वहाँ पे नहीं रुकता, वो वहाँ पे मौजूद डीमन की स्पिरिट को भी डिवोर करना चाहता था, जिस काम के लिए मूजी वहाँ पे उसकी मदद करते हुए उस डीमन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म करके उसकी सोल को वहाँ पे नाइट डियर बीस्ट के लिए तैयार कर देती है। जो देखकर मुजन वहाँ पे नाइट डियर बीस्ट को आदेश देते
हुए कहता है, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलेक्सेस मौजूद है, इसलिए तुम अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सारी हब्स की एनर्जी को इकट्ठा कर लो ताकि वो फ्यूचर में हमारे काम आ सके। मुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि नाइट डेयर बीस्ट वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है। वहीं तब तक हम देखते हैं कि लॉर्ड शैमिंग भी वहाँ पे मुयन का पीछा करते हुए अपनी आर्मी के साथ उस बड़े से पेड़ के ऊपर पहुंच चुका था, जबकि मुयन वहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। लेकिन जैसे जैसे मुयन वहाँ पे आगे बढ़ रहा था, उस अचानक से वहाँ पे चक्कर आते हुए एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए मुयन को वहाँ पे मदद के लिए बुला रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जैसे वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक डार्क फॉरेस्ट आ जाता है, जो कि दिखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा था। इवन हम देखते हैं कि काफी सारे डार्क ट्रीज वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूजी और नाइट डेयर बीस्ट मिलकर वहाँ पे उन सभी डीमन ट्रीज को वहाँ पे कंट्रोल करते हुए उन सभी को वहाँ पे अपने रास्ते से हटा देते हैं। जिसके बाद मुयन भी वहाँ पे उस डार्क फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन जैसे मुयन वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पे एक बार फिर से उसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे वहाँ पे अपनी मदद के लिए बुला रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए मुयन वहाँ पे एक जायंट लोटस फ्लावर के पास पहुंच जाता है, जिसे जैसे मुयन वहाँ पे टच करता है तो अचानक से वो लोटस फ्लावर वहाँ पे ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से एक लड़की निकल कर बाहर आती है। उस लड़की को देखकर मुयन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? असल में जब मुयन छोटा हुआ करता था तो वो एक बार उसे आजाद करवाने के लिए आया था और बदले में वो उससे कुछ मदद चाहता था, लेकिन उस लड़की ने मुयन को वहाँ पे कमजोर कहते हुए उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। ये सब कुछ याद करके मुयन वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? और उस जायंट लोटस फ्लावर को टच करने की वजह से उन दोनों के दरमियान जो सोल एग्रीमेंट बन रहा था, मुयन उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चाहता था। लेकिन वो लड़की वहाँ पे मुयन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज ऐसा मत करना, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं दोबारा तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। पर मूजी चाहती थी कि मुयन वहाँ पे उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए उसे अपनी पेट बना ले। खैर अभी वहाँ पे ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड शैमिंग भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कहते साथ ही वहाँ पे अपने एक सोल बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए मुयन के साथ साथ बाकी सभी को भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल वेंस के अंदर जगह लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड शैमिंग वहाँ पे मुयन की बॉडी को कंट्रोल करते हुए एक के बाद एक मुयन के 3 सोल बीस्ट के साथ उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे खत्म करवा देता है। और उसके बाद अचानक से वो वहाँ पे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे मुयन की बॉडी के आर पार घुसा चुका था और साथ ही साथ वो वहाँ पे मौजूद अपने सभी सोल्जर्स को भी मौत के घाट उतार देता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड शैमिंग वहाँ पे अपने एक सोल पेट से कहता है, दफा हो जाओ अब यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वो सोल पेट अपने मास्टर को छोड़ के तो नहीं जाना चाहता था, पर लॉर्ड शैमिंग जबरदस्ती उसे वहाँ से भगा देता है, क्योंकि वो वहाँ पे मूजी को अपना नया सोल पेट बनाना चाहता था। लेकिन जैसे वो अपने सोल पेट को वहाँ पे आजाद करता है तो उसे वहाँ पे जाने को मिलता है कि ये सब तो बस एक इल्यूजन था और अनजाने में ही वो अपने सोल पेट के साथ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुका था। अब मैं कहानी आप लोगों को यहाँ पे आसान लफ्जों में समझाता हूँ। लॉर्ड शैमिंग मुयन को पकड़ने के लिए एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा था, पर मुयन तो पहले से ही उसके लिए तैयार था, इसलिए वो वहाँ पे अपने नाइट डेयर बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड शैमिंग को वहाँ पे उसके इल्यूजन के अंदर ही एक इल्यूजन डालते हुए फंसा चुका था। और जब तक उसे इस बात का एहसास हो पाता तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो अपने उसी सोल बीस्ट को वहाँ पे आजाद कर चुका था, जिसकी मदद से उसने वहाँ पे उस सारे इल्यूजन को क्रिएट किया था। और अभी वहाँ पे ये सब कुछ सोचकर लॉर्ड शैमिंग वहाँ पे हैरान हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर मुयन अब वहाँ पे अपने व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जो कि मुयन के कंट्रोल में आने के बाद पूरी तरह से मुयन का ही रूप ले चुका था। और बाहर आते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पे लॉर्ड शैमिंग के ऊपर एक के बाद एक बहुत ही ज्यादा घातक हमले करने लगा था। ऊपर से हम देखते हैं कि मूजी भी वहाँ पे उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ जाती है, जबकि लॉर्ड शैमिंग भी वहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए अपने बाकी के सोल पेट्स को बाहर निकाल चुका था। जबकि हम देखते हैं कि व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे एक फ्लाइंग टाइगर बीस्ट को अपना शिकार बनाते हुए उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर चुका था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मूजी अकेले ही वहाँ पे बाकी की 2 सोल बीस्ट का मुकाबला कर रही थी। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे उस फ्लाइंग टाइगर बीस्ट को उठाकर नीचे जमीन पे पटकते हुए उसका खेल वहीं पे खत्म कर देता है, जो देखकर अब की बार लॉर्ड शैमिंग भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए एक ड्रैगन पेट बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर तो मुयन भी वहाँ पे थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि लॉर्ड शैमिंग का ये सोल पेट देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। लेकिन मूजी उसे वहाँ पे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराती, वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस ड्रैगन के ऊपर भी अटैक कर देती है। लेकिन वो ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो मूजी को उठाकर वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक देता है। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर लॉर्ड शैमिंग वहाँ पे अपनी ब्लू नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे बाहर निकाल चुका था, जिसे देखकर व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। पर लॉर्ड शैमिंग वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपने ब्लू नाइटमेयर बीस्ट की बॉडी के अंदर एक इवल सोल को डाल चुका था। और जैसे ही व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे उसकी पावर को डिवोर करता है तो हम देखते हैं कि वो इवल स्पिरिट वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर पहुंच चुकी थी, जिसका सीधा सीधा असर वहाँ पे मुयन के ऊपर हो रहा था। और ऊपर से व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट भी वहाँ पे पागल होते हुए मुयन के ऊपर ही हमला करने की कोशिश करने लगा था। इस दौरान अच्छी बात ये होती है कि मुयन की माँ उसकी तलाश करते हुए उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ रही थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ वो व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे लगातार मुयन के ऊपर हमला करते हुए उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर चुका था। हालांकि मूजी वहाँ पे जाकर अपने मास्टर को बचाना तो जाती थी, लेकिन वो वहाँ पे जिस ड्रैगन के साथ फाइट कर रही थी वो वहाँ पे उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अजीब
अजीब चीज होती है। नाइटमेयर बीस्ट अचानक से वहाँ पे मुयन की बॉडी से बाहर आकर बहुत ही तेजी के साथ एक दिशा की तरफ भाग जाता है, जो देखकर तो लॉर्ड शामिंग वहाँ पे मुयन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, तुम्हारी मौत को नजदीक देखकर तुम्हारे सोल पेट भी तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग नाइटमेयर बीस्ट को देखते हैं, जो कि लाइटनिंग स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए एक मूनमेट के अंदर पहुंच गया था, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लैक होल मौजूद था, जिसे देखकर नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे उसके साथ टकराते हुए उसके एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद को इवॉल्व करने लगा था। हालांकि उसे वहाँ पे सब में तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने मास्टर को बचाने के लिए हर एक तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा था। और इस तरह देखते ही देखते वो वहाँ पे पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि ना सिर्फ उसकी टेल वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, बल्कि उसी के साथ साथ उसके सींग वहाँ पे गोल्डन एनर्जी के साथ ग्लो करने लगे थे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो एनर्जी वहाँ पे मुयन की बॉडी के अंदर भी फैलना शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही मुयन को वहाँ पे इस बात का एहसास भी हो गया था कि आखिर उसका नाइटमेयर बीस्ट वहाँ से भागकर क्यों गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे अपने मन ही मन में नाइटमेयर बीस्ट का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ पे अपनी जगह पे उठ खड़ा होता है और वहाँ पे लॉर्ड शामिंग को हैरान करते हुए व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट की बॉडी को डिवोर करने लगा था। और बेचारा लॉर्ड शामिंग वहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि मुयन वहाँ पे व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को वहाँ पे पूरी तरह से अपनी बॉडी के अंदर डिवोर कर चुका था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मुयन का पूरा लुक ही वहाँ पे बदल गया था। और साथ ही साथ वहाँ पे उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो देखकर तो बेचारे लॉर्ड शामिंग का चेहरा वहाँ पे सफेद पड़ चुका था। उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि एक आम इंसान ने व्हाइट नाइटमेयर बीस्ट को डिवोर कर लिया। आज से पहले उसने ऐसा कभी कुछ भी नहीं सुना था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि मुयन अचानक से वहाँ पे आगे बढ़कर एक इवल स्माइल करते हुए सीधा ब्लू नाइटमेयर बीस्ट के पास चला जाता है और वहाँ पे अपना हाथ सीधा उसकी बॉडी के अंदर घुसाते हुए उसके हार्ट को बाहर निकाल लेता है और लॉर्ड शामिंग की तरफ देखकर उसे वहाँ पे कुचल देता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लॉर्ड शामिंग को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसका ब्लू नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे खत्म हो चुका था और उसका सीधा सीधा असर वहाँ पे उसकी अपनी बॉडी के ऊपर हो रहा था। बेचारे लॉर्ड शामिंग को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो कमजोर सा बच्चा, जिसे अगर वो चाहता तो आज से 4 साल पहले मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन उस समय उसने कुछ सोचकर उसे जिंदा छोड़ दिया था और आज वही कमजोर सा बच्चा उसके सामने उसकी मौत बन के खड़ा हुआ था। अब ये सोचकर हम देखते हैं कि लॉर्ड शामिंग वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी लिमिट्स को पुश करते हुए अपनी आखिरी सोल पेट जायंट डीमन एप को भी बाहर निकाल लेता है। हालांकि ड्रैगन को समन करने के बाद तो उसके अंदर इतनी ताकत बची ही नहीं थी कि वो किसी और सोल पेट को बाहर निकाल सके, लेकिन मुयन ने उसे वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया था कि वो वहाँ पे अपने सोल पेट को बाहर निकालने के लिए अपनी लाइफ पावर का इस्तेमाल करने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइटमेयर बीस्ट वहाँ पे अपने मास्टर की जान बचाने के लिए जेड एम्परर डीमन क्वीन को वहाँ पे बुलाने लगा था और अपनी सारी एनर्जी खर्च करने के बाद फाइनली वो जेड एम्परर को वहाँ पे बुलाने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन उसके बाद वो खुद इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है। जबकि जैसे जेड एम्परर वहाँ पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पे किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी का एहसास होता है, इसलिए हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि वो जायंट डेमोनिक केव वहाँ पे बाहर आते साथ ही बहुत एग्रेसिवली मुयन के ऊपर हमले करने लगा था, जो देखकर मुयन भी वहाँ पे एक प्लान बनाते हुए मूजी से कहता है, मैं तुम्हारी फ्लेम के साथ अपनी व्हाइट फ्लेम्स को मच करने वाला हूँ और उसका इस्तेमाल करते हुए तुम्हें एक ही बार में वो जायंट डेमोनिक केव के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करना होगा। मुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूजी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करती है और जब वो वहाँ पे उन दोनों फ्लेम्स को कंबाइन करते हुए जायंट डेमोनिक केव के ऊपर अटैक करती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी लपटें नीचे जमीन से होते हुए सीधे ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी। और इस खतरनाक अटैक को दूर से वहाँ पे मुयन की माँ भी देख लेती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मूजी के उस खतरनाक अटैक की वजह से जायंट डेमोनिक केव के साथ साथ लॉर्ड शामिंग खुद भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। लेकिन इस खतरनाक अटैक के बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड शामिंग के अंदर का डीमन वहाँ पे पूरी तरह से जाग जाता है और इस बात का एहसास जैसे वहाँ पे मुयन को होता है तो वो वहाँ पे मूजी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि लॉर्ड शामिंग का जायंट डेमोनिक केव वहाँ पे उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उन्हें एक खाई के अंदर धकेल चुका था, जिससे भी तक वो दोनों वहाँ पे संभलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वो जायंट डेमोनिक केव वहाँ पे दोबारा से आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे उड़ते हुए बहुत तेजी के साथ सीधे नीचे जमीन के साथ जा टकराते हैं। और मूजी की हालत तो वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो दोबारा वहाँ पे अपनी रियल फॉर्म में आ चुकी थी। लेकिन हम देखते हैं कि लॉर्ड शामिंग अब उन लोगों को वहाँ पे और कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे जायंट डेमोनिक केव को आदेश देते हुए कहता है, इनका काम खत्म कर दो। लेकिन वो वहाँ पे उन दोनों के ऊपर अपना फाइनल अटैक चल पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि जेड एम्परर वहाँ पे पहुंच चुका था, जिसे देखकर तो लॉर्ड शामिंग के साथ साथ उसका जायंट डेमोनिक केव भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा रहा था, क्योंकि अभी वो लोग जिस जगह पे मौजूद थे वो जेड एम्परर की टेरिटरी थी और वो दोनों वहाँ पे कुछ सोए समय पाते उससे पहले हम देखते हैं कि जेड एम्परर वहाँ पे उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए वो दोनों का खेल वहीं पे खत्म कर चुका था, जिसके साथ ही हम लोगों को वहाँ पे उनके चिल्लाने की आखिरी आवाज सुनाई देती है, जो देखकर मुयन भी फाइनली वहाँ पे चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन मारा जो गया था। और अभी मुयन वहाँ पे खुश होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में उसकी नजर एक और बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर उसे वहाँ पे अपनी माँ खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर मुयन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर वहाँ पे एक अजीब बात ये थी कि मुयन की अपनी
ही माँ अपने बेटे मुयन को वहाँ पे पहचान नहीं पा रही थी और वो सीधा वहाँ पे गोल्ड में मुयन से सवाल करते हुए पूछती है, क्या तुम्हारा नाम श्याम मिंग है? जिसपे मुयन जो कि कमजोरी की वजह से वहाँ पे बेहोश होने वाला था, वो वहाँ पे से जवाब देते हुए कहता है, नहीं, श्याम मिंग तुम्हारा जा चुका है। और इससे कि मुयन वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वो दोबारा से वहाँ पे से खाई में गिरने लगा था। हालांकि मूजी उसे वहाँ पे संभालने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन तब तक मुयन वहाँ पे नीचे जाके गिर चुका था। ऐसे मुयन वहाँ पे नीचे जाके गिरता है तो वहाँ पे एक अजीब चीज होती है। मुयन की माँ को अचानक से वहाँ पे दोबारा से मुयन के अंदर अपना बेटा दिखाई देने लगा था और ये याद आते ही हम देखते हैं कि मुयन की माँ वहाँ पे एक भी पल जाया किए बगैर जल्दी से अपने फ्लैंक बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए मुयन को वहाँ पे बचा लेती है। और मूजी जो कि वहाँ पे अपने मास्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ रही थी, वो भी वहाँ पे मुयन की पीछे पीछे जाने लगी थी। मूजी को वहाँ पे अपने पीछे आते हुए देखकर मुयन की माँ उसे भी वहाँ पे अपने सोल पैड के ऊपर ले लेती है और उसके बाद वो वहाँ पे गौर से मुयन को देखते हुए कहती है, न जाने क्यों इसे देखकर बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा बेटा ही है, पर अफसोस मेरा बेटा तो आज से 4 साल पहले ही मर चुका था। और ये कहकर मुयन की माँ खुद को संभाल कर जब वहाँ पे मुयन को हील करने के लिए अपना हाथ उसकी बॉडी के ऊपर रखती है तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, नहीं, ये तो वही है। ये कहकर वो वहाँ पे रोते हुए जल्दी से मुयन को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगते हुए कहने लगी थी, माफ कर दो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। मुयन की माँ को वहाँ पे अपने बेटे के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगे थे। तो जब उसे वहाँ पे फील होता है कि उसके बेटे ने कौन कौन सी तकलीफों का सामना किया होगा, तो ये सोचकर ही हम देखते हैं कि मुयन की माँ की आंखों में वहाँ पे दोबारा से आंसू आ जाते हैं। और इसी इमोशनल सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।